Guys, hello. Yes, sir. Okay, okay. So good evening. Sound from around. Perfect. सो कल हमने क्या देखा था, रिकैप करते थोड़ा सा कि HTML देखी थी। HTML क्या रहती है, HTML में एलिमेंट क्या रहता है, एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि टेबल टैग, मल्टीपल टैग्स कैसे रहते हैं। जैसे कोई भी जो ये रहता है HTML, वो टैग के अंदर रहता है। टैग से बनता है पूरा HTML। जो स्ट्रक्चर इतना ये है पूरा वो HTML पूरा स्केलेटन टाइप से काम करता है वेब डेवलपमेंट में। और HTML बहुत इसेंशियल पार्ट है वेब डेवलपमेंट का। तो हमने कल जो देखा था, शायद क्लासेस तक देखा था। क्लासेस हो गया, यहाँ तक देखा था। आईडी भी बताया था और फिर नेम भी बताया था मैंने। तो जो बाकी का पार्ट है जावास्क्रिप्ट रहेगा, उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि इट्स मोर लाइक उससे क्या होगा कि आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा प्रॉपरली। तो उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी आज हम प्रॉपरली CSS की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो CSS क्या है और CSS की यूज होती है। मैंने कल भी थोड़ा बताया था कि CSS क्या रहती है क्या नहीं है करके। CSS क्या है, CSS का लॉन्ग फॉर्म सबसे पहले क्या है, कैस्केडेड स्टाइल शीट करके एक लॉन्ग फॉर्म है। ये पूरा इसमें डॉक्यूमेंटेशन दिया है, मतलब प्रॉपरली एक गो थ्रू करोगे तो सब कुछ समझ जाएगा। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। तो CSS क्या करता है, एक मिनट तो स्क्रीन इधर ले लेंगे। ओके। सो CSS क्या करता है, अगर क्या है कि अपन HTML का कल अपन एक पेज बना के देख लिया था। तो पेज बनाने के बाद उसको जो स्टाइल लगाना रहता है वो CSS का काम रहता है। सिंपल लैंग्वेज में लेम टर्म में क्या बोला जाए, CSS नथिंग बट फैशन डिजाइनर है HTML में। जो भी HTML लिखोगे उसको कोई फैशन में कन्वर्ट करना है। जैसा पूरा पेज लिख दे, उसके बाद इसका ये जो फॉन्ट है बड़ा रहना चाहिए, इसको ग्रीन रहना चाहिए, बटन टाइप में रहना चाहिए, इसको बॉक्स रहना चाहिए, उसको लाइट ग्रीन कलर रहना चाहिए, सब कुछ CSS में लिखा जाता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि CSS तीन टाइप से यूज़ होती है। एक होती है इनलाइन CSS, जो कि डायरेक्टली लाइन पे डायरेक्टली लिखी जाती है HTML के अंदर, सो उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। उसके बाद सेकंड टाइप रहता है जो इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मतलब स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल CSS, जो स्टाइल टैग के बीच में लिखी जाती है। ओके, सो स्टाइल टैग के बीच में जो CSS है उसको इंटरनल CSS बोलते हैं। वो CSS हम कहाँ लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखते हैं। हेड टैग के अंदर लिखने का कारण क्यों, क्योंकि जब HTML लोड होता है, वो टाइम पे सबसे पहले हेड हिट करता है, HTML के बाद हेड हिट करता है। सो हेड में वो CSS अगर दिखता है तो वो फटाक से उसको लोड कर देगा। देन ही विल मूव टुवर्ड्स द बॉडी सेक्शन। सो एट दैट टाइम when we hit the body, at that time we already have the CSS which is loaded in our browser. So उससे क्या होगा कि CSS प्रॉपरली वर्क करेगा जैसा अपने को एक्सपेक्टेड है। इसके लिए हम CSS हर टाइम हेडर के अंदर लिखते हैं। CSS का एक थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने इंपोर्ट बोला था वो है एक्सटर्नल, जो कि हम क्या करते हैं कि CSS लिंक करके एक एट्रीब्यूट में लिखते हैं, उसको href देते हैं और वो हिसाब से फिर उसको इंपोर्ट करवाते हैं जहाँ पे वो फोल्डर में अवेलेबल होगी। तो अभी CSS का अपने को प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं सीखना है। ये जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ इसको गो थ्रू करना है एक बार, क्योंकि ये डिजाइनिंग का तो क्लास में पढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि डिजाइनिंग में आता है पूरा है। बट अपने को थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि अगर कोई डिजाइनर नहीं है और आपको एक सिंपल कुछ CSS में चेंज करना है तो वो आना चाहिए। दैट्स वाई हमारे को CSS आनी चाहिए। अगर किसी को सही में CSS और ज़्यादा सीखना है तो रिसोर्सेज दूंगा मैं, वहाँ से पढ़ लेना प्रॉपरली CSS क्या रहता है। CSS स्टाइल के लिए यूज़ होता है, अपना बैकएंड में उसका कोई यूज़ नहीं है। बट अपने को एज अ डेवलपर वी शुड नो व्हाट इज एक्जैक्टली CSS इज, व्हाट इज एक्जैक्टली HTML इज, क्योंकि एट द एंड साइकिल पूरा कंप्लीट होना चाहिए तभी अपने को पता रहे कि बैकएंड में करना क्या है। इसके लिए हम CSS सीखेंगे। तो अभी CSS की बारी आती है। CSS में क्या है, सबसे मेन चीज़ CSS में अगर देखी जाए तो CSS में हम क्लासेस पे काम करते हैं, उसके बाद IDs पे काम करते हैं और नेम पे काम करते हैं। तो पहले मैं VS स्टूडियो फायर करता हूँ। यार कोई बोला ही नहीं मेरे को स्क्रीन शेयर नहीं है करके। गाइज बताया करो यार, ऐसा म्यूट मत रहा करो। इट शुड बी लाइक ओपन एंडेड रहना चाहिए कम्युनिकेशन। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है करके, ठीक है। बताया करो और मैसेज टाइप करो, यहाँ पे मैसेज चैट में भी जो है तो दिख जाता है मेरे को। तो ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर किया अभी। ओके, दिख रही है ना, सबको विजिबल है भी। ओके, ठीक है, परफेक्ट। मैसेज में टाइप करो वो भी चल जाएगा, म्यूट अनम्यूट करो, कम्युनिकेट करो जिससे
प्रॉपरली समझे, मुझे भी समझे कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितना समझ रहा है क्या नहीं, ठीक है, परफेक्ट। सो अभी हम ठीक है, सी एस एस का पेज दिख रहा है आपको, राइट? ओके, सो सबसे पहले तो वी एस कोड फायर करते हैं। जैसे मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है तो मैं आपको देना पड़ेगा, do one thing, we'll create one folder first। तो मेरा HTML का फोल्डर है, मैंने भी नया बना क्योंकि मैंने सिस्टम चेंज किया, कल का उबंटू था, आज से मैं विंडोज़ पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जिसको बाद में लगेगा उसके लिए वो मैं अवेलेबल करवा दूँगा, कहीं ड्राइव पे या तो कहीं पे डाल दूँगा तो उससे अवेलेबल रहेगा, इसके लिए मैं विंडोज़ में आऊँ, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे अपना पहले था इंडेक्स डॉट HTML का अपना एक पेज था ऑलरेडी। उसके बाद हमने एक CSS नाम का फोल्डर बनाया था कल, उसके अंदर हमने क्या डाला था, इंडेक्स डॉट CSS। ओके, तो अभी HTML बनाते हैं अपन। अभी ये मैं डायरेक्ट एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, जो सजेशंस रहते हैं आप ऐसा मत यूज़ करना। अभी ये मेटा डेटा क्या है, ये क्या है, सो मैं सिंपली एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअली में यूज़ क्या होता है। क्या रहता है ना कि अभी जो साइट देखते हो आप ब्राउज़र पे, जो साइट दिखती है, अभी का जो टारगेट है, मतलब अभी का जो चल रहा है मार्केट में, सो मोबाइल ऐप बहुत कम चलते हैं, मोस्टली लोग वेब एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसके लिए क्या वेब एप्लीकेशन मतलब क्या, ये वेब एप्लीकेशन है, ये जो दिख रहा है दिस इज द वेब एप्लीकेशन। अब इसका क्या होगा कि ये वेब पे तो मतलब लैपटॉप पे तो प्रॉपर दिख रहा है, बट ये मोबाइल पे ओपन करो तो फिर भी प्रॉपर दिखना चाहिए ना, मतलब मोबाइल पे भी प्रॉपरली सेट होना चाहिए। जैसा भी मैं इसको मोबाइल व्यू में करवाता हूँ, ये मोबाइल व्यू सपोज, चलो ठीक है, तो ये मोबाइल व्यू, तो मोबाइल में भी प्रॉपर दिख रहा है जैसा मैं ये बढ़ाते जाऊँगा वैसा वैसा है, रिस्पॉन्सिव होते जा रहा है, इट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिव नेचर। तो ये पूछ सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव नेचर क्या रहता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिव नेचर, मतलब अभी ये आईफोन इसमें फ़ोन में है तो इतना दिख रहा है, ये टैब में रहेगा तो ऐसा दिखेगा, और ये अपने स्क्रीन पे है तो ऐसा दिख रहा है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिव नेचर। तो ये रिस्पॉन्सिव नेचर कहाँ से आता है, इसके लिए हमें हमें CSS लिखनी पड़ती है, मल्टीपल CSS, मतलब हमें क्या पता, जो रिजोल्यूशन है वो हिसाब से अपन CSS लिख सकते हैं, वो डिजाइनिंग का पार्ट है, मैं सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि क्या रहता है। सो अभी मेरा रिजोल्यूशन सपोज जितना है, अभी सपोज ये रिजोल्यूशन जितना है, देखिए 364x843, तो ये जो रिजोल्यूशन है इसके लिए भी मैं CSS लिख सकता हूँ कि जब ये मतलब जब मेरा डिस्प्ले इतना रहेगा तो मेरे कंपोनेंट की CSS क्या रहेगी, ऐसी से एक सेपरेट CSS में लिख सकता हूँ। उसके बाद नॉर्मल जो CSS रहेगी वो ऐसे पेज पे लगेगी, ठीक है, मतलब ये पेज दिस इज द जनरल पेज, जो भी CSS आप इसमें लिखने वाले हो, ये फोल्डर में, CSS फोल्डर में जो भी लिखोगे वो वहीं पे रिफ्लेक्ट होगा। बट अगर आपको लाइक जो इसका ये है विड्थ जितनी है, जैसा भी ये डेस्कटॉप का है, जैसा ये मोबाइल का है, इसके लिए अगर CSS लिखनी है तो आपको वो मीडिया CSS रहती है, मीडिया क्वेरी इसको बोलते हैं, वो यूज़ करनी पड़ती है। बस एक जनरल नोट के लिए बता रहा हूँ, वो बताओ थोड़ा सा कि क्या रहता है उसमें, कैसे लिखते हैं ये, बट एक सिंपल कंसर्न ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव नेचर। जैसा मोबाइल में ओपन करके तो ऐसा दिखेगा, टैब में यूज़ करोगे तो ऐसा, और अपना लैपटॉप पे यूज़ करोगे तो दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन विल गेट। तो ये कहाँ से आ रही है, दिस इज द रिस्पॉन्सिव नेचर, और ये कहाँ से आ रहा है, CSS से आ रहा है, ठीक है। तो हम जो CSS यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बिहाफ पे वहाँ पे वो डिजाइनिंग दिखता है, क्योंकि HTML तो इन शॉर्ट क्या है, कंटेक्ट से पूरा, और कुछ नहीं। अभी मेटा डेटा क्या दिया है, व्यू पॉइंट ये जो दिया है, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये जो मेटा डेटा दिया है, मेटा डेटा एक्जैक्टली क्या करता है, मेटा डेटा मतलब लेम टर्म में बता दूँ, मेटा डेटा कहीं पे भी आया तो समझ जाना वो कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है डेटा देके, ठीक है, ये मेटा डेटा है। तो ये अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि चलेगा नहीं, करके चलेगा, तो प्रॉपरली चलेगा, उसमें कोई कल तो हमने लिखा भी नहीं था, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसा मेटा डेटा भी रहता है। अब ये टाइटल है, मैंने जैसा बोला था कि अपनी जितनी भी CSS रहती है हम इंपोर्ट कहाँ करवाएंगे, हेड के अंदर। तो अभी यहाँ पे मैं अगर लिंक लिखता हूँ तो इस स्टाइल से, अभी मुझे यहाँ पे पाथ लिखना है, तो मेरा पाथ क्या है, CSS/CSS, ये CSS इंपोर्ट होगी। अभी यहाँ पे मैंने H1 लिखा, H1 के अंदर हेलो लिखा है, ये कल का ये पूरा जितना बताया था, अभी इसमें H1 लिखा है तो मैं यहाँ पे H1 लूँगा,
अभी सिर्फ मुझे सिर्फ 3 कंसेप्ट बताना है सीएसएस में, बाकी प्रॉपर्टी आपको ही सीखना है। मैं प्रॉपर्टी कैसे पढ़ना है ये भी बता दूंगा, बाकी पढ़ना आपको है पूरा सीएसएस का। हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट चालू करने वाले, ठीक है। मैं प्रॉपर्ली सीएसएस का क्या है सिंपल बता दूंगा, 2-4 वीडियो दे दूंगा, क्योंकि सीएसएस हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि सीएसएस क्या रहती है। तो अभी एचटीएमएल हमें पता चल गया कि नॉर्मल एचटीएमएल पता चल गया, एलिमेंट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, क्योंकि ये चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट में यूज़ होने वाली, इसके लिए मैंने इतना बताया था। और उसके बाद ट्रैक्स क्या रहते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं, उसके बाद टेबल कैसा लिखते जाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे रहती है, तो ये चीज़ें अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता रहनी चाहिए। तो अभी ये है अपनी है सी एस एस, ठीक है। अभी मेरे को ये H1 एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट। मुझे इस पर अगर सी एस एस लगाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, H1। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब क्या है, अ सेट ऑफ रूल। H1 फिर जब ब्रैकेट ओपन होगा, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो सी एस एस कहाँ लग जाएगी, ये H1 को। अगर मैं H1 ऐसे 3 क्रिएट करूँगा तो सबको सी एस एस लगेगी, क्योंकि हमने वो एलिमेंट को, टैग को लगाई है। दिस इज द टैग, राइट। H1 इज द टैग। सो हमने सी एस एस किसको लगाई है, टैग को। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, सॉरी कलर रेड कवर किया, किसी ब्राउज़र यहाँ पे लोकल होस्ट में, मेरे सेकंड पेज पे दूसरे ब्राउज़र दूसरे स्क्रीन पे ओपन है, मैं स्क्रीन पे ले गया था। ओके, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये इसी, ठीक है। अभी ये ऐसा दिख रहा है। मैंने क्या किया था, एक H1 को मैंने सी एस एस लगा दी, तो वो दिखा रही है चारों जगह पे। तो जब कोई एलिमेंट को सी एस एस लगानी है, देन यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ सिंटैक्स। मतलब क्या, डायरेक्ट एलिमेंट का नेम लिखो, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर प्रॉपर्टी, ये जो है ना, दिस आर प्रॉपर्टीज, कलर है। अब इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज रहती है, जैसा कल फॉन्ट साइज के बारे में पढ़ा था हमने कि अगर मीडियम, लार्ज, स्मॉल, अभी स्मॉल किया तो ये स्मॉल दिखेगा। तो ये इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, सी एस एस की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज कहाँ पढ़नी है, ये प्रॉपर्टीज इसमें पूरी दी हुई है। ये जो है इसमें प्रॉपर्टीज ही है पूरी। जैसा अभी इसमें देखोगे, पैडिंग, पैडिंग के लिए क्या यूज होता है, तो यहाँ पे देखो, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। तो दो आर प्रॉपर्टीज। अभी इसको इसने ड्यू टैग जो है अपना, उसको प्रॉपर्टी लगाई है ये, ठीक है। अभी मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ सी एस एस को, अपने सी एस एस में डाल दो, बट अभी तो अपने पास ड्यू टैग कोई है नहीं ना अपने एच टी एम एल के डॉक्यूमेंट। अगर मैं क्रिएट करता हूँ, सपोज मैंने क्रिएट किया D1, सॉरी D, ठीक है, डी क्लोज भी हो गया। अभी इसमें होगा सी एस एस इंट्रो, ठीक है, सेव किया। अब अगर जाके देखते हो, देखो ये पैडिंग कैसे लगी, पैडिंग मतलब कि इधर से जगह छुट गई, इधर से जगह, ऊपर से नीचे से, तो ये कहाँ से लगी है, तो ये यहाँ के सी एस एस से लगी। और सी एस एस किस पे लगाई हमने, ड्यू पे। अगर आप कोई भी, आप ड्यू कितने भी ड्यू बनाओगे, ऐसे मैंने अगर 10 भी ड्यू बनाया, उसके अंदर कुछ भी अलग लिखा है, लेकिन सबको वही सी एस एस लगी। क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट के बेस पे है, वो कुछ क्लास पे है या फिर कुछ है पे नहीं, वो डायरेक्ट एलिमेंट पे। तो अभी जितने बार भी आप ड्यू यूज करोगे, सबके इसमें वो सी एस एस लगेगी, देख रहे हो, सब इसमें सी एस एस लगी। तो सी एस एस का सिंपल फंडा है, अगर एलिमेंट पे लगाओगे तो वो एलिमेंट कहीं भी यूज करके वहाँ पे सी एस एस लगेगी। लेकिन ऐसा सिनेरियो कभी आएगा आपके पास जहाँ पे आपको स्पेसिफिक एक एलिमेंट को सी एस एस लगाना है, ये सी एस एस भी एक एलिमेंट में यूज होने वाली है, ठीक है। तो वो एलिमेंट में अभी सी एस एस, अभी सपोज H1 है, इसको मेरे को एक सी एस एस लगाना है सेपरेट वाली। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी 3 टाइप के अप्रोच फॉलो कर सकते हो, मोस्टली 2 टाइप के, ठीक है, 2 टाइप के रहेंगे। तो सबसे मेन क्या रहेगा, एक तो क्लास बेस्ड अप्रोच फॉलो कर सकते हो, जो मैंने कल बताया था, यहाँ की क्लास लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे नेम डालोगे और वही क्लास उधर लिखोगे। और सेकंड अप्रोच क्या रहेगा, सेकंड अप्रोच रहेगा आईडी बेस्ड। अभी सपोज मैंने यहाँ पे आईडी लिखा, आईडी डाला, और आईडी मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट सी एस एस। अब ये मेरा आईडी है, ठीक है। अब मैं पहले आईडी के बारे में, आईडी के लिए बताऊंगा, फिर मैं क्लास के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है, मैंने कल बताया था आईडी ऑलवेज बी यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। अभी हर एलिमेंट के लिए अपने आईडी यूनिक रहेगा, नेम मल्टीपल रह सकते हैं, आईडी यूनिक रहेगा, क्लासेस मल्टीपल रह सकते हैं। अभी ये मैंने आईडी दिया, मतलब क्या, H1 को सिर्फ ये टेस्ट सी एस एस करके आईडी है। अभी मैंने क्या किया, सी एस एस के अंदर गया, जब भी कोई आईडी पे अगर आपको सी एस एस लगानी है, देन यू हैव टू यूज हैश, ओके, दिस इज द हैश सिंबल। उसके बाद ये है अपना आईडी का नेम है शायद, एक मिनट में कंफ्यूज इसमें, हैश को लेके है कि नहीं है। सो अभी देखते हैं इसमें क्या है, इसमें बराबर है वो। परफेक्ट। तो सी एस एस और हैश हैश है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर अगर मैं लगाता हूँ कुछ, सपोज कलर को रेड की जगह पे येलो करता हूँ, ठीक है।
येलो किया, अभी सेव कर दिया। तो मेरा क्या होगा, जो मैंने आईडी को, जहाँ पे मैंने आईडी लिखा है वही उसको ही सिर्फ क्या होगा, कलर येलो आएगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी यही एक फर्स्ट वाला ही येलो आया है, इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दो क्योंकि वो ठीक है। तो ठीक है, अभी येलो दिख रहा है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वाला ब्लू है, बाकी सब रेड है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी आईडी स्पेसिफिकली CSS लगाई है। मतलब क्या कि ये आईडी है, मतलब ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली बैकएंड में। मतलब देखो, सबसे पहले उसने हेड फाइंड किया, बैकएंड ने मतलब नॉर्मली बैकग्राउंड में क्या कर रहा है बैकएंड, मतलब चीज हेड में गया, हेड में उसने CSS इंपोर्ट किया। अब ये कौन सी चीज इंपोर्ट करेगा, ये CSS इंपोर्ट किया। अब ये CSS अपने मेमोरी में है। अभी इसमें क्या, उसके बाद बॉडी में आया, उसने देखा H1, ओके ओके, इसको क्या लगा है, आईडी लगी है। तो उसने चेक किया कि आईडी के लिए कहीं CSS है क्या इसमें। अभी हाँ, इसमें CSS है, तो उसने क्या किया, कलर ब्लू कर दिया उसका, ठीक है। अपने को कलर ब्लू मिल गया। बट कलर ब्लू तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ हमें फॉन्ट साइज लार्ज मिली है उसकी। क्यों मिली है? क्योंकि वो तो H1 को लगा है ना। H1 मतलब क्या, कि जितने भी H1 है सबको हमको CSS लगी हुई है। दैट्स नॉट इशू, ओके। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर। यस ओके सर। परफेक्ट। सो अभी मेरा जो कंसर्न है सिंपल, ओके गॉट इट, ओके अभी दिख रहा है। सो अभी देखो क्या है कि मैंने आईडी लगाई है, ठीक है। यहाँ पे आईडी के बेस पे अपन ने CSS लगाई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने CSS H1 पे भी लगाई है ना, मतलब ये टैग पे भी लगाई है, साथ में साथ आईडी में भी लगाई है। तो ये एलिमेंट के लिए क्या होगा कि ये आईडी की तो CSS लगी ही, लेकिन H1 की भी CSS लगी। तो इसके लिए कलर ओवरलाइड हो गया। कलर यहाँ पे रेड था तो उसका उसने ब्लू करवा दिया, बट रिमेनिंग CSS जो थी, जो फॉन्ट साइज लिखा था, वो उसने वैसा का वैसा दिया। समझ रहे हो? किसी को डाउट है अभी मैंने जो बोला उसमें? किसी को डाउट है कुछ? समझा नहीं है? ओके। तो अभी मैंने, मतलब इसमें क्या हुआ कि हमने H1 की तो CSS लगी रही है, लेकिन आईडी की भी CSS लग रही है। अब आईडी में हमने क्या किया कि यहाँ पे भी कलर है और इसमें भी कलर है, दोनों जगह पे कलर कर दिया है। तो वो कौन सा लेगा कि जो लास्ट में आता है। मैंने जैसा बोला था कि लास्ट सर्विंग होगा, तो ये लास्ट वाला उसने ले लिया, ठीक है। ये सिंपल आईडी में। अभी आईडी में अगर आपको कोई CSS लगानी है तो यू हैव टू यूज हैश फॉर दैट, ओके। अब आती है बात क्लास की। मैंने क्लास का तो कल ही बताया था। अगर सपोज मैंने इसको आईडी की जगह पे क्लास रखा है, अभी मेरा क्लास का नेम क्या है, टेस्ट CSS। तो अभी मुझे CSS में क्या रखना पड़ेगा, डॉट रखना पड़ेगा। वहाँ पे क्या था, आईडी में क्या था, हैश था। यहाँ पे क्या है, डॉट। बस सिंपल इतना चेंज है। अभी आउटपुट सेम रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अभी आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट सेम है, कोई इशू नहीं है। सब सो अपने पास दो टाइप के अप्रोच रहते हैं। एक तो हम आईडी से CSS लिख सकते हैं, या फिर क्लास से CSS लिख सकते हैं। अभी बात आती है कि ये कैसा प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी, पैडिंग क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, कैसा क्या है। तो इसके लिए एक सिंपल चीज़ है। W3 स्कूल पे पूरा उसका रिसोर्स दिया, उसने क्या किया है देखो। मैं सिंपली ओवरलुक करवा देता हूँ। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स मतलब उसका कैसा रहता है, सिलेक्टर रहता है। सिलेक्टर इन द सेंस कि अपन जो H1 लिखते हैं, दिस इज द सिलेक्टर, कि किस पे CSS लगनी है। H1 क्या है, एलिमेंट पे लगनी है। P अगर लिखते हैं तो पैराग्राफ, मतलब क्या है, टैग पे है, तो वो भी उस पे एलिमेंट ही है वो। अगर आप क्लास लिखना चाहते हो देन यू हैव टू यूज डॉट। इफ यू वांट टू यूज आईडी देन यू हैव टू यूज हैश देन आईडी नेम। सपोज मेरा एक एलिमेंट है जिसका आईडी है टेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, हैश। अभी मेरा आईडी है ना, वो आईडी के किसके साथ जाएगा, हैश के साथ। सो हैश टेस्ट एंड फिर वो ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन हो गया, और उसके अंदर आप CSS लिखोगे। दिस इज द प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू। कलर इज द प्रॉपर्टी एंड वैल्यू जो देना है, ब्लू रेड जो कुछ है। तो फॉन्ट साइज इज द प्रॉपर्टी एंड 12 पिक्सल इज द वैल्यू। तो इसमें क्या कॉम्बो रहता है, मतलब क्या, दिस इज द क्या प्रॉपर्टी एंड दिस इज द वैल्यू। अभी इसने पैराग्राफ को कलर क्या दिया, रेड, और टेक्स्ट अलाइन, मतलब टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन होगा, सेंटर में। मतलब जो भी पैराग्राफ में लिखोगे वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी सब। जैसा भी यहाँ पे सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर तो कुछ नहीं होगा, कमेंट कलर, ओके कलर। सो कलर क्या है, तो कलर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी इसने क्या किया, बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हो। अगर मैं बॉडी पे अगर CSS लगाता हूँ, अगर मुझे बॉडी पे CSS लगानी है अपने इसमें, तो मैं क्या करूँगा, अभी मुझे बॉडी पे लगानी, एक तो मैं आईडी दे सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं क्लास दे सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट बॉडी को भी लगा सकता हूँ। अगर मेरे को डायरेक्ट बॉडी को ही CSS लगानी है तो एट दैट टाइम व्हाट आई नीड टू यूज, डायरेक्ट टैग। सो क्या यूज करेगा, BODY बॉडी, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रेस
बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं रेड। तो अभी क्या होगा, पूरा HTML पेज का कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, देख रहे हो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉडी को दे दिया, और बॉडी मतलब HTML का पूरा पेज, क्योंकि इसके अंदर ही सब आ रहा है ना, चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बॉडी पहले, बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, H1 आ रहा है, ये सब कुछ बॉडी के अंदर रहा है, तो बॉडी के अंदर, और मैंने जितना बोला था ये पूरा बॉडी रहता है, HTML का पूरा पेज मतलब क्या है, बॉडी। ये बॉडी के अंदर है तो उसके लिए HTML पूरा दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, समझ रहा है सबको, किसी को प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। तो कलर है, अभी इसमें बहुत से कलर के टाइप है। बैकग्राउंड कलर कैसा देना है, तो ये मैंने जैसा भी दिखा, बैकग्राउंड आप कलर, बैकग्राउंड में इमेज भी दे सकते हो। तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड इमेज किसी क्या लिखना पड़ता है, URL लिखना पड़ता है इमेज का। तो सिंपली इफ यू पुट URL इन दिस, लाइक इन दिस पैराम्स, तो डायरेक्टली वो बैकग्राउंड इमेज ले लेगा। जैसे अपन ने इमेज टैग देखा था, याद है सबको, HTML में हमने इमेज टैग देखा था, तो वैसे ही होता है, सिंपल वही है। इसमें से भी आपको CSS एक बार गो थ्रू करनी है कि इसमें क्या क्या है। जैसा बॉर्डर, कल हमने टेबल के टाइम पे बॉर्डर देखी थी, बॉर्डर करके एक रहता है। सो बॉर्डर की स्टाइल रहती है, किसी डॉटेड रहनी चाहिए या फिर सॉलिड रहनी चाहिए, डबल रहनी चाहिए, क्या है, तो ऐसे टाइप के ये प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी सीखना, मैं एक भी प्रॉपर्टी याद नहीं रखता, जैसा बहुत बार देखा होगा CSS सेक्शन में मुझे प्रॉपर्टी पता ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल करता हूँ। जैसा भी मुझे कुछ चाहिए, बॉर्डर को CSS लगानी है, तो मैं डायरेक्टली गूगल करता हूँ कि मेरे को बॉर्डर को CSS लगाए तो क्या रहेगा, तो ये पेज पे लैंड हो गया या फिर स्टैक ओवरफ्लो पे लैंड हो गया, तो वहाँ पे दिख जाता है। तो कभी भी ध्यान में नहीं रखना कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, वो नेट पे अवेलेबल है, सिर्फ पता रहना चाहिए कि क्या है, मतलब ऐसा पता रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ अवेलेबल है, अपने को सिर्फ ढूंढना है। तो इसके लिए एक बार गो थ्रू कर लेना इसको। मार्जिन मतलब क्या रहता है, मार्जिन जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो लेफ्ट राइट अप टॉप एंड बॉटम ऐसी मार्जिन रहती है कि कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए। जैसे इसकी यहाँ की इतनी मार्जिन है, ऊपर से इतनी मार्जिन है, नीचे से इतनी मार्जिन है, और या साइड से इतनी मार्जिन और नीचे से इतनी मार्जिन है। तो ये मार्जिन के टाइप है, मतलब ये क्या हो गया, ये होगी लेफ्ट मार्जिन, ये होगी टॉप मार्जिन, राइट, ये बॉटम, ऐसा मार्जिन के टाइप से भी वो हो गया। फिर ये पैडिंग क्या है, तो पैडिंग मतलब क्या है, टेक्स्ट के बीच में भी ये जो ये बॉक्स है उसके बीच में जो ये दिख रहा है स्पेस, दिस इज कॉल्ड पैडिंग। तो ये सब CSS के प्रॉपर्टीज है। हाइट विड्थ, सिंपल हाइट कितनी रहनी चाहिए, विड्थ कितनी रहनी चाहिए, टेक्स्ट कैसा रहना चाहिए, फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट कैसे है, ये पूरे प्रॉपर्टीज है। सिर्फ प्रॉपर्टी एक बार गो थ्रू करना है। जिसमें मैं एक जेड इंडेक्स बता देता हूँ क्या है। जेड इंडेक्स मतलब क्या रहता है कि सपोज एक इमेज है, उसके ऊपर आपको टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, मैं एक इमेज है और उसके ऊपर आपको टेक्स्ट दिखाना है, तो जेड इंडेक्स जिसका बड़ा रहेगा वो उस सबसे ऊपर आएगा। मतलब क्या कि अभी यहाँ पे देख रहे हो, इसने इमेज को पोजीशन क्या दिया है, एब्सोल्यूट। लेफ्ट कितना, मतलब लेफ्ट में कितनी रहनी चाहिए, 0 पिक्सल, टॉप में कितनी रहनी चाहिए, 0 पिक्सल, और जेड इंडेक्स कितना दिए, -1। तो ये क्या करता है, जेड इंडेक्स क्या करेगा, जेड इंडेक्स -1 है इमेज का, तो मतलब क्या, वो सबसे नीचे रहेगी। जिसका जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा, वो सबसे इमेज HTML सबसे ऊपर रहेगा। जैसा ये टेक्स्ट का जेड इंडेक्स बड़ा है, इसके लिए वो इमेज के ऊपर दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। दिस इज कॉल्ड एज जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, क्योंकि हमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसा अभी जो शायद इमेज रहेगी, अगर लेकिन ये इमेज है और इसके ऊपर आपको ये गेट बैक वाला अगर टेक्स्ट लाना है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू राइट, वो गेट बैक वाले के लिए आपको जेड इंडेक्स बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू इमेज। इमेज का जेड इंडेक्स कम हो गया तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगा। जेड इंडेक्स का काम है। कोई डाउट है? ओके, तो जेड इंडेक्स समझ गया, किसी को डाउट है कुछ अभी तक के इसमें? एनीवन? चैट में एटलीस्ट मैसेज डालोगे हाँ या ना। ओके, ओके, सो ठीक है। तो अभी इसमें जो अलाइन है, ये जो नॉर्मल चीज़ है ना, ये बेसिकली एक बार गो थ्रू करोगे, जैसा यहाँ से पढ़ लोगे, इतना छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है ये कि क्या हो रहा है इसमें। इतना कुछ पढ़ लोगे, अपने को CSS पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करना, लेकिन पता रहना चाहिए ना कि अगर बैकएंड में काम करें तो फ्रंट एंड का थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं होता है। CSS मतलब क्या, क्योंकि फ्रंट एंड तो पूरा दिखता है यूजर को, तो कुछ चेंजेस आया छोटा मोटा, फ्रंट एंड मतलब गाड़ी नहीं थी, तो आपको तो आना चाहिए कुछ थोड़ा सा। तो वो उसके लिए मैं सिर्फ CSS का बता रहा हूँ। तो अभी CSS में और HTML में किसी को बेसिक लेवल पे कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, कुछ बेसिक लेवल पे कि क्या है, कुछ ऐसा कुछ है किसी को? नहीं तो फिर अपन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं आज से। किसी को नहीं? हाँ, गिट के बारे में पूछना है, वो तो मैं एंड में पूछूंगा क्लास के, गिट के बारे में, राइट।
किसी को डाउट नहीं है अभी? ओके परफेक्ट। सो सी एस एस और एच टी एम एल अपने को नॉर्मली पता चलेगा कितना क्या यूज़ होती है। भी इसमें सबसे बड़ा एक ये है कि सिंपल आपको क्या करना है होमवर्क के हिसाब से, एक एच टी एम एल का पेज बनाओ सिंपल, जिसमें हर टैग यूज़ हो रहा है। मतलब कौन सी इमेज टैग यूज़ हो रही है, H1 टैग यूज़ हो रही है, पैराग्राफ यूज़ हो रहा है, टेबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने एक एंकर टैग सिखाया था, हाइपर टेक्स्ट का जो था, मतलब गूगल पे में क्लिक करता तो गूगल पे जा रहा था, तो वो टेक्स्ट, तो वो सब पूरा का पूरा एक बार खुद होके HTML बना के देखो ये बनता कैसे, ठीक है। वो सिंपल एक बार बन जाता है। उसके बाद उसमें CSS ऐड करने का देखो, जो प्रॉपर्टी आप यहाँ से सीखोगे ना, ये प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी में CSS में, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखो, बैकग्राउंड में इमेज डाल के देखो, पैडिंग मार के देखो, हाइट विड्थ सेट करके देखो, टेक्स्ट का कलर चेंज करके देखो, ओवरलैप करके देखो, डिस्प्ले जो टेबल्स है उसका बॉर्डर लिख के देखो, लिस्ट करके देखो, ये चीज़ें करके देखना है। जब तक करोगे तब तक समझेगा ना। अलाइन मतलब क्या होता है, इनलाइन बॉक्स कैसा होता है, इनलाइन बॉक्स मतलब क्या, वो बॉक्स सेशन जो रहता है वो हिसाब से। अभी उसमें सिर्फ एक बात बताना था, ये डॉट वाला जो है, जैसा अभी इसने क्या किया है कि स्पैन के अंदर ए डॉट किया है, तो ये कैसा, ये क्या रहता है ये बता देता हूँ। चलो एक की कंसेप्ट है कैसा रहता है। मैंने जैसे ही बोला कि HTML नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी क्या है कि सपोज एक डिव लेता हूँ मैं, पूरा निकालता हूँ, CSS भी नीचे अपने को पूरी सेव किया। अभी इसके अंदर एक डिव लेता हूँ, ठीक है, ये डिव टैग है। अब ये डिव टैग के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब पैराग्राफ में लिखा है जिस मॉड्यूल लिखा है, उसके बाद एक H1 है, H2 ठीक है। तो अभी दो अपने जो पेरेंट है, मतलब अपना सपोज ड्यू अगर पेरेंट समझते हैं तो उसके दो चाइल्ड है, एक है पैराग्राफ और सेकंड है H1। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये ड्यू के जो पैराग्राफ वाले हैं, सपोज अभी यहाँ पे मैं पी देता हूँ, और एक अभी ये ड्यू के बाहर है, ठीक है, ये पैराग्राफ करके अलग है, आउटसाइड द ड्यू, ठीक है। अभी अपने पास क्या है, मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले अपने पास HTML है, उसके अंदर हेड है, हेड में हमने CSS इंस्टॉल इंपोर्ट कर ली है। उसके बाद बॉडी है, बॉडी रूट एलिमेंट पेरेंट है सपोज, उसका चाइल्ड है ड्यू और पी टैग, ठीक है। और ड्यू के भी अंदर दो चाइल्ड है जो कुछ है पी टैग और H1 टैग। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ड्यू के अंदर के पैराग्राफ को सिर्फ CSS लगाना है। अभी अगर मैं पी को CSS लगा देता हूँ, पी एलिमेंट को अगर मैं CSS लगा देता हूँ, और मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ लार्ज, तो अभी क्या होगा, ये पी दोनों जगह पे लगेगी। दोनों जगह पे मतलब क्या है कि इसने ये पैराग्राफ पे लगाया ही है, पैराग्राफ पे पी लिया है, आउटसाइड द ड्यू नहीं लिया इसने, पैराग्राफ पी प्रॉपर है, पी टैग लगाया है, ठीक है। ठीक है, वो H1 के अंदर ही ले रहा है। हालांकि क्या है पता है कि इसका बता तो एग्जैक्टली कहाँ गया, हाँ। सो इसमें क्या होता है कि जैसा भी पैराग्राफ में मैंने ये लगाया CSS लगाई, ठीक है, ये पैराग्राफ के लिए, और ये पी टैग को भी एक CSS लगी, कॉमन CSS क्यों लग रहा है, चलो देखते हैं, कलर चेंज करके देख लेते हैं। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो अभी देख रहे हो ये पैराग्राफ अपना फर्स्ट है, ये पैराग्राफ अपना सेकंड है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम करवा के दिखा देता हूँ, परफेक्ट दिख रहा है सबको। तो अभी ये देखो, ये अपना पैराग्राफ 1 है, ठीक है, ये आउटसाइड द ड्यू वाला सेकंड पैराग्राफ। अभी मुझे तो सिर्फ इसको लगाना था, मुझे जो CSS लगानी थी वो किसको लगानी थी, ये ड्यू के अंदर के पैराग्राफ को, बट लग कहाँ पर ये दोनों को लग रही है, क्यों, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, पैराग्राफ एलिमेंट को लगाया। मैंने जैसा बोला था, पैराग्राफ अगर एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट को अगर CSS लगती है, देन इट विल रिफ्लेक्ट टू एवरी एलिमेंट, मतलब ये पैराग्राफ जितने भी यूज़ करोगे सबको लगेगी वो। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको इसको एक ID दे सकते हैं,
इसमें लिख देंगे कि ये आईडी करके लिख दिया, और ये आईडी अगर यूज़ कर देते तो अभी अपना प्रॉब्लम सॉल्व है, फिर भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखना है, अभी आईडी के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, हैश यूज़ करूँगा, राइट। तो हैश डाला मैंने, सेव किया, आ गया, अभी इसमें होगी। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे आईडी यूज़ नहीं करनी, तो उसके टाइम पे क्या होना चाहिए, तो वो टाइम पे नेस्टेड स्ट्रक्चर है ना, अभी ये ड्यू के अंदर है, राइट, ये ड्यू के अंदर पैराग्राफ है, राइट। तो मैं वो टाइम पे क्या करूँगा कि मुझे सिर्फ ड्यू के अंदर के पैराग्राफ को ही वो सीएसएस लगाए, तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ड्यू लिखूंगा, ड्यू पेरेंट है उसके अंदर का पैराग्राफ मतलब पी सेव करूँगा। इससे क्या होगा, उसके अंदर के जितने हैं, इससे लिया नहीं इसमें पैराग्राफ के लिए, डॉट पी लिया है इसमें, परफेक्ट है, इसका गया पी लिया, कलर फिल भी नहीं लिया, देखिए ड्यू डॉट पी रहता है ना इंटरनल के लिए, div.p। नहीं ले रहा, इसका कैशे का इशू है शायद। ब्राउजर में जब भी सीएसएस लोड नहीं होगा समझ जाना कैशे का इशू रहता है, क्योंकि ब्राउजर क्या करता है, जब भी सीएसएस लोड करता है कुछ तो वो जी जी। स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो बैकएंड में कभी कभी ऐसा होता है कि जो खुद के मतलब पेज जल्दी लोड होना चाहिए, इसके इस हिसाब से की वजह से वो सीएसएस ऑलरेडी वो डेटा की स्टोर करके रखता है, तो चेंज नहीं करता, उसको 2-3 बार रिफ्रेश करके देखते हैं आता है, इससे तो आना चाहिए डी डॉट पी से। तो इससे क्या होगा, इंटरनली जो पी टैग है, मतलब ये जो पी टैग है इसका ही कलर चेंज होगा, ना कि इसका, ठीक है। तो अभी इसमें पी क्यों नहीं ले रहा, दिखते थोड़ा, इसमें क्या लिखा है, स्नैप डॉट पी खराब होता है, चलो दूसरा सी एस एस लगा के देखते हैं। ओके आ गई सी एस एस करा दिया, तो नहीं पता नहीं, लेकिन बैकग्राउंड कैसे रिलीज करके देखते हैं, एक बार वो डॉट निकाल के देखना। डॉट्स तो नहीं, डॉट ट्रेनिंग, डॉट की नहीं, हाँ ये ऐसा चल जाएगा शायद, क्लास है, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, ये चल जाएगा। सो हाँ, इसमें और एक चीज़ है कि अभी यहाँ पे जो पी लगाया है अपन ने, दिस इज द एलिमेंट, और मैं डॉट क्लास का यूज़ कर रहा था, उसके लिए इशू था, समझ रहे हो। मतलब ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे मुझे ये करता हूँ, बताता हूँ एग्जैक्टली मैं कहाँ पे इशू कर रहा था। तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, ये पैराग्राफ है, उसके अंदर मैंने क्लास लिया, क्लास का नाम दिया है टेस्ट, ठीक है। अभी अगर मैं सेव करता हूँ, तो अभी सी एस एस में जाके मैं यहाँ पे डॉट टेस्ट लिखूँगा, शायद ये दे देगा, ठीक है। ये सी एस एस आ रही है, उसको 30% मार्जिन स्पेस देना पड़ेगा, आ गई, ठीक है। तो ये डॉट कब यूज होता है, जब अपने को क्लास यूज करना है, और हैश कब यूज होता है, जब अपने को आईडी यूज करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन था मेरा थोड़ा, ठीक है। तो अभी मैंने निकाल दिया, परफेक्ट। सो यहाँ पे आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर नेस्टेड स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी सीएसएस लगानी है, देन यू हैव टू यूज पेरेंट क्लास, पेरेंट एलिमेंट, देन दी चाइल्ड एलिमेंट। अभी इसमें चाइल्ड एलिमेंट अपना क्या था, पी था, तो मैं पी लिख दूंगा तो ऑलरेडी आ गई, देखो सीएसएस लग गई। इसको इसका कलर चेंज करवा देते हैं, मतलब समझ जाएगा, रेड करते हैं, ठीक है, आ गया, ठीक है, सीएसएस लग गई है। सो ये पेरेंट चाइल्ड का कम्युनिकेशन समझना चाहिए, सिंपल लेम टर्म में समझना चाहिए, क्योंकि बैकएंड इंजीनियर को इतना कुछ अपने को सीएसएस को लेके नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग पता नहीं चाहिए इसके, थोड़ा सा सिंपल ओवरव्यू, ठीक है। अभी अपन डायरेक्ट जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे। बट जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले आपको दो होमवर्क है। सबसे पहले आपको एचटीएमएल के सब एलिमेंट जितने भी है सबको एक बार खुद खुद होके एचटीएमएल में टाइप करके देखना है, विदाउट एनी इंटेलिजेंस। कोई इंटेलिजेंस नहीं करना, मतलब इंटेलिजेंस मतलब ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं है कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे यूज है, इसके लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, जैसा अभी यहाँ पे मैं अगर HTML लिखता हूँ देना इंटेलिजेंस में देते हैं कि HTML फाइल लिखना है, XML लिखना है, तो ये जो आ रहा है ये यूज़ मत करना, क्योंकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस नहीं चाहिए। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप इंटेलिजेंस यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज प्रैक्टिस करो, HTML के हर एलिमेंट लिख के देखो, खुद होकर डॉट HTML फाइल रन करके देखो, उससे प्रॉपरली पता चलेगा। बात आती है CSS पे, तो CSS के जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी है एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम एकदम ये करो कि हार्ड कोडेड पढ़ ही लो पूरा और पूरा दिमाग में रखो। सिर्फ पता रहना चाहिए कि क्या है कैसा नहीं, कि कैसा यूज़ होता है, जेड इंडेक्स क्या रहता है, मैक्स विड्थ कैसी होती है, फॉन्ट कैसे चेंज हो सकता है, फॉन्ट साइज। जैसा कल मेरे को पता नहीं था फॉन्ट साइज में, फॉन्ट लिख रहा था खाली, लेकिन फॉन्ट साइज था, तो प्रॉपर्टी पता नहीं है ना। तो प्रॉपर्टी गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन इतना पता नहीं चाहिए कि फॉन्ट नाम का कुछ है सिमिलर, तो उससे क्या होगा,
अपने को गूगल में सर्च करने में बहुत ईजी जाता है, बाकी तो सर्च ही करना है क्योंकि कोई इतना याद नहीं रख सकता है। हाँ, जो मेन प्रोग्रामिंग की बात करो तो जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज की बात करो तो वहाँ पे तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको लॉजिक याद मतलब लॉजिक पता रहनी चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि हाउ फंक्शन वर्क्स, हाउ क्लासेस वर्क और कैसा डेटा फ्लो होता है, वो अपने को उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? ओके, सो किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? सो मैंने कल, ठीक है, पहले तो अपन एचटीएमएल से जावा से शुरू करके सबसे पहले मैंने गिट के बारे में बोला था। तो मुझे कोई रैंडमली अभी कोई बताए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, किसको पता है कि गिट क्या है करके? दिव्या छोड़ के कोई तो बोल दो। सॉफ्टवेयर हाँ मुनीष बोलो, क्या है गिट? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब लेम टर्म में बोल सकते हो, लेकिन मोर स्पेसिफिकली क्या है गिट? कोई किसी किसी ने नहीं पढ़ा है गिट? मैंने पढ़ा था, 10 मिनट का काम है खाली। का चेंजेस सेव करता है, रिकॉर्ड करता है, मतलब कौन से डेट को किए थे। उसको एक स्पेसिफिक वर्ड है मोनीष, क्या रहता है उसको, एक स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब जैसा तुम जैसा बोल रहे हो ना। वर्जन कंट्रोल ऐसा समथिंग। तो क्या करता है वर्जन कंट्रोल? मतलब क्या है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एकदम सिंपल टर्म है। वर्जन कंट्रोल मतलब अपना कुछ प्रोडक्ट वो प्रोजेक्ट वगैरह अगर अपने को पूरे टीम के साथ बनाना है तो अपन मतलब वहाँ पे रख सकते हैं, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वर्जन कंट्रोल क्या रहता है कि सपोज अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सपोज मैंने एक कोई सिंपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे 3 डेवलपर काम कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो अभी डेवलपर 3 काम कर रहे हैं, कोड मेरे पास मेरे लोकल में, व्हेनेवर आई कॉल लोकल, लोकल मतलब मेरे सिस्टम में, अब उसके पास भी कोड है और तीसरे बंदे के पास भी कोड है, लेकिन तीनों का कोड मर्ज होकर एक जगह पे जाना चाहिए ना। अब हर बार तो ऐसे नहीं करेगा कि इसका पेन ड्राइव लेके गए उसको दिए, या फिर गूगल गूगल से ड्राइव पे डाले, भाई तू वहाँ से जिप अनजिप करना, फिर तेरा कोड देख के मेरे कोड में मर्ज करना। तो ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री लेवल पे क्या चलता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम चलता है। ये वर्जन सिस्टम कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो मैं यहाँ पे गिट डालता हूँ। तो ये गिट है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट। ओके, तो मेरा गिट का खुद का रेपो है, मतलब ये अकाउंट है। आज सब जन गिट पे अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। गिट हब पे मैं लिंक डालूंगा, ये लिंक मैं चैट में डाल रहा हूँ, सब जन एक बार देख लो। ये लिंक पे सब जन अकाउंट बनाएंगे अपना, ठीक है। गिट हब पे सबका डेवलपर का अकाउंट रहना चाहिए अगर डेवलपमेंट में रखना है। तो अभी ये इसमें क्या रहता है, इसमें क्या होता है कि जैसा अपना लोकल में एक सिस्टम रहता है, लोकल में क्या है कि हमने एक फोल्डर बनाया, जैसा मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया और इसके अंदर पूरा डेटा डाल के रखना। तो वैसा ही गिट क्या है कि एक सर्वर पे अपने जगह ली है जहाँ पे हम कोड डाल रहे हैं, ठीक है। अभी कोड वहाँ पे रख दिया है, तो मैंने अभी जितने भी मैंने अगर जो प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स है उस पर मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने गिट में डाल दिया। सपोज इसमें का लेते हैं अपने सोशल नेटवर्किंग का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कोड है, ठीक है, ये जो कोड दिख रहा है नोड मॉड्यूल, ये पब्लिक व्यू रीडमी फाइल, ये कोड है। ये कोड एक्चुअल में कहाँ पे है, सर्वर पे। सर्वर पे मतलब गिट के सर्वर पे गिट ने स्टोर करके रखा है मेरा कोड, और ये बहुत सिक्योर्ड रहता है कि गिट ऐसा किसी को एक्सेस नहीं देता है। ये मेरा प्राइवेट वाला है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा कि अगर किसी को मेरा कोड चाहिए रहेगा तो यहाँ से कोड कॉपी कर सकता है, मतलब यहाँ से क्लोन कर सकता है। और ये अगर यहाँ पे जिप ले सकता है, अगर मैं डाउनलोड जिप पे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड जिप करके देगा, देखो। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोड है वो मेरे सिस्टम में ना रहते हुए मैंने गिट के सर्वर पे रखा है। गिट के सर्वर पे क्यों रखा है, क्योंकि क्या होता है अभी सपोज ठीक है, ऋषि मेरे साथ काम कर रहा है और मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, सेटअप कर दिया, इतना मेरा कोड हो चुका है। अभी इसके बाद का कोड ऋषि बनाने वाला है, ठीक है। और या फिर ऋषि और मैं साथ में बनाने वाले हैं। तो अभी हमने क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऋषि को सिंपली ये कोड में जाऊँगा, ये लिंक दे दूँगा HTTP की, उसको बोलूँगा इससे तुम रिपो को क्लोन कर लो। तो वो क्लोन करेगा रिपो को, तो उसके पास भी ये पूरा कोड आ जाएगा उसके लोकल में, मतलब उसके सिस्टम में आ जाएगा। बट द थिंग इज उसके सिस्टम में भी है, गिट पे भी अपना कोड है और मेरे पास भी है। और मैं कुछ मतलब अभी ऋषि को भी कोड मिला, मेरे को भी मिला। अब मैं कुछ नए चेंजेस ऐड करूँगा, सपोज मैंने कुछ नया ऐड किया उसमें, और वो चेंजेस ऐड करने के बाद उसने भी ऐड किया, सपोज ऋषि ने भी कुछ चेंजेस ऐड किए। अब दोनों ने चेंजेस ऐड किए, अब दोनों का कोड सेम है क्या, नहीं है।
दोनों का कोड अलग है। इसका मतलब क्या, दोनों के वर्जन कोड के अलग है। तो वर्जन कंट्रोल क्या करेगा, जो गिट करता है वो क्या करेगा, मैं अगर कोड को पुश करूँगा, पुश मतलब क्या, मेरा कोड मैं गिटहब के सर्वर पे डालूंगा, ठीक है। मैं जैसे ही गिटहब के सर्वर पे डाल दूंगा, फिर ऋषि डालने को जाएगा कोड, तो वो ऋषि को वो गिट क्या बोलेगा कि भाई ऑलरेडी नया कोड आ चुका है, तुम पहले वो कोड खुद के लोकल में लो। फिर ऋषि क्या करेगा, सबसे पहले कोड को पुल लेगा। एक पुल मैं गिट पढ़ाऊंगा क्या रहता है गिट पुल में, सोशल मतलब एक नॉर्मल आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि गिट क्या करता है। तो ऋषि सबसे पहले गिट को पुल करेगा, मतलब क्या कि इसमें से अपडेटेड कोड फिर से लेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पुश कर दिया था कोड। फिर ऋषि वो पुल लेने के बाद खुद के चेंजेस ऐड करके फिर से पुश करेगा। पुश मतलब क्या, ये सर्वर पे डालेगा। इसका मतलब हर बार गिटहब के सर्वर पे अपडेटेड कोड रहेगा, मतलब अपडेटेड इन द सेंस दोनों के चेंजेस हर बार गिटहब पे रहेंगे। इससे क्या होगा, वर्जन कंट्रोल में रहेगा। मतलब कल मैंने कुछ चेंजेस किया, परसों ऋषि ने किया, तो दोनों ने अगर सर्वर पे डाल दिया तो वो मर्ज हो जाएंगे और एक फाइल बनेगी उसकी। तो उससे क्या होगा कि अपने को किसी ने बोला कि प्रोजेक्ट दो मुझे, तो मैं सिर्फ यही यही दूंगा, इतना जिप करवा के दे दूंगा, ये डाउनलोड करके दे दूंगा, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट उसके पास आ गया। अब इसमें ब्रांचेस रहते हैं। ये ब्रांचेस क्या है, मैं पूरा गिट का जब सेशन लेंगे तब बोलेंगे, बट गिट इतना रहता है, सिंपल समझना कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम रहता है। और फ्रेशर को गिट आना चाहिए, बहुत से फ्रेशर को नहीं आता है, लेकिन गिट पता रहना चाहिए, क्योंकि आधा काम गिट पे ही होता है। मेरा पूरा ऑफिस का काम गिट पे ही चलता है, क्योंकि अनगिनत रेपो रहते हैं, उसमें बहुत सारे डेवलपर काम करते हैं। कोई एक ब्रांच में, जैसे मास्टर ब्रांच में काम करता है, ब्रांचेस क्या रहते हैं मैं बताऊंगा, कोई दूसरे ब्रांच में काम करता है, फिर वो ब्रांच ये ब्रांच में मिक्स करते हैं, तो कोड मिक्स होता है, फिर वो कोड देखा जाता है, टेस्ट होता है, फिर सर्वर पे चढ़ता है, मतलब डिप्लॉय होता है, जो AWS नाम सुना है उस पर डालते हैं अपन। तो ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए गिट आना मैंडेटरी है। तो मैं इसके लिए बोला था कि गिट का वर्जन, गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि अगर मैंने कल चल के कोई कोड पुश किया और मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो मेरा कोड नहीं गया, मेरा कोड कहाँ पे है, गिट के ऊपर है। तो मैं 2 मिनट में डाउनलोड करके फिर पुल ले सकता हूँ यहाँ से, ये जो है यहाँ से। तो मेरा कोड कभी भी वैनिश नहीं होगा, मेरे पास ऑलरेडी बैकअप रहेगा। सपोज गलती से मैंने कुछ कोड उड़ा दिया और मुझे वापस चाहिए, तो मैं यहाँ से करवा सकता हूँ, मैं बैक मतलब जाके इसमें से जो प्रीवियस कमिट था वो भी कोड ले सकता हूँ। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो इससे क्या होगा कि मोर सिक्योर रहते हैं अपन, और अपना कोड कभी खत्म, मतलब ये नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा, कहीं लैपटॉप गन गया या फिर कुछ फूट गया, फिर भी अपना कोड गिट पे अवेलेबल रहेगा। तो इसके लिए हम गिट वर्जन कंट्रोल यूज करते हैं। एनी डाउट ऑन गिट किसी को? हाँ, ये अकाउंट सबने बना देना कल गिटहब पे खुद का। ये मेल आईडी लगता है उसको, और कुछ नहीं लगता है, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है। गिटहब का अकाउंट बनाना, क्योंकि उसके बाद से मैं जो भी एक्सरसाइज बोलूँगा वो गिटहब पे डालनी है आपको सबको, गिटहब पे कोड पुश तो करना है उसको। रिपोजिटरी कैसी डालनी वो? हाँ, मैं वो पूरा गिट का एक सेशन रहेगा अपना, जिसमें मैं सिर्फ गिट ही पढ़ाऊंगा। तो प्रॉपरली पूरा गिट ही रहेगा, तो वो गिट के हिसाब से चलेगा। अभी के लिए सिर्फ गिट क्या है ये समझा ना, प्रॉपरली गिट क्या है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो अभी गिट गिट के जैसे गिट के भाई बंधु है, गिट जैसा गिट हब है, मैंने ये जो दिखाया है गिट हब है, वैसे ही अपना ये रहता है, बिग बास्केट करके एक रहता है, ठीक है। उसके बाद गिट लैब करके एक चीज़ रहती है। तो ऐसे बहुत से और है, तो वो भी है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बोल रहा है। तो किसी ने गिट लैब बोला तो वो भी वर्जन कंट्रोल में आता है, गिट हब बोला वो भी वर्जन कंट्रोल में आता है। वर्जन कंट्रोल इन द सेंस कि कोड कहीं नहीं जा सकता है, कोड मल्टीपल लोगों का एक जगह पे जमा होता है, वो मर्ज होता है, तो उसको बोलते हैं गिट हब। हब मतलब क्या है, जहाँ पे जमा होते पूरा। और गिट क्या है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो गिट ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीदा है, अभी भी वो फ्री देते हैं सबको। अभी रिसेंटली खरीदा है, 1 साल पहले, तब तक फ्री था। ओपन सोर्स काम करते हैं। अब ओपन सोर्स टर्म क्या है, अभी जब अगर आईटी में आ रहे हो तो ओपन सोर्स पता रहना चाहिए। ओपन सोर्स मतलब क्या है, जिसका किसी को पैसा नहीं लगता है, ठीक है। गिट पूरा का पूरा फ्री नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट चार्जेस लेता है, बट अपने लिए फ्री है, कंपनियों के लिए फ्री नहीं है। जब जैसा अगर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, हम गिट वर्जन पेड यूज़ करते हैं, ठीक है। गिट लैब भी हम पेड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मैं उसका बताओगे एक्शन सेक्शन जो रहते हैं, जो डेटा डालना रहता है सर्वर पे, उसके लिए जो यूज़ होता है उसमें पैसा लगता है, समझो। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को भी तो सर्वर खरीदना है ना, ये अपना डेटा अपन स्टोर नहीं कर रहे अपने सिस्टम पे, वो कहीं पे दूसरी जगह स्टोर करे, तो वहाँ पे तो उनको पैसा देना पड़ रहा है, वहाँ पे उनको हार्ड डिस्क लगानी पड़ रही है अपनी जगह की। जैसे अपन गूगल ड्राइव पे अपने फोटो स्टोर करते हैं, तो गूगल को खर्चा आ रहा है, लेकिन गूगल फुकट क्यों दे रहा है, क्योंकि गूगल को एडवर्टाइज करना है। गूगल पैसा कहाँ से निकाल रहा है, कंपनियों से निकाल रहा है। जैसा अगर मेरे पास कंपनी का मेल है, तो उनका जो स्टोरेज है उसको पैसा लगाता है गूगल, लेकिन इंडिविजुअल लोगों को नहीं है। अपने को 15 GB फ्री है, 15 GB तक फोटो कितना भी डालो गूगल चार्ज नहीं करेगा, लेकिन 15 GB का वो बोलता है कि आपका एग्जॉस्ट हो चुका है फ्री लिमिट, अगर आपको एक्सटेंड करना है तो यू हैव टू पे फॉर इट।
तो ऐसा रहता है। तो ये सब कुछ ऐसा पूरा चलता है। तो गिट अपने लिए फ्री है, गिट ओपन सोर्स है, किसी ने बोला तो आप बंद करके बोलना ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है। गिट वर्जन कंट्रोल काम करता है, गिट से कोड मोर सिक्योर रहता है, अपडेटेड रहता है। उसके बाद मल्टीपल यूजर्स कैन यूज दैट कोड एंड मल्टीपल यूजर्स कैन कंट्रीब्यूट ऑन दैट कोड। दैट्स वाई वी यूज गिट, गिटहब और फिर बिग बास्केट जो कुछ भी है वो कुछ, ठीक है। तो ये गिट के बारे में समझा, किसी को कुछ डाउट है गिट का? आगे अभी मूव करते हैं। अपना सबसे मेन फोकस है जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हार्ट है अभी का। जितना भी सेशन है सबका सबसे बड़ा हार्ट अगर कोई होगा तो जावास्क्रिप्ट है। अभी जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखने से पहले अपन उसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री सीख लेते हैं, जिससे अपने को जावास्क्रिप्ट बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है कि जावास्क्रिप्ट अभी तक की ऐसी एकमेव लैंग्वेज है जिसमें वो फंक्शन अपन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत ही अलग टाइप की लैंग्वेज इसमें, क्योंकि अभी तक जावा पढ़े हो गया, आपने सी प्लस प्लस देखा होगा। उसमें क्या होता है कि हम फंक्शन लिखते हैं, देन वी कैन स्टोर दैट फंक्शन इनटू अ वेरिएबल, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट बनी कैसे, सबसे पहली बात ये है, जब मैं प्रोग्रामिंग चालू किया था तो हम जेक्वेरी यूज करते थे। अभी जावास्क्रिप्ट के अनगिनत एग्जाम फ्रेमवर्क आए, तो वो टाइम पे फ्रेमवर्क्स नहीं थे। तो वो टाइम पे हम जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते, तो उसको बोलते हैं वेनिला जावास्क्रिप्ट। तो वो जावास्क्रिप्ट कैसी रहती है अब बताता हूँ मैं आपको। तो देखो ये HTML का पेज है, ठीक है। जैसा हम अगर अपने को CSS लिखनी रही इनलाइन तो अपन क्या लिखते हैं, स्टाइल करके अपन ये बनाते हैं, उसके अंदर अपन CSS लिखते हैं, राइट। दिस इज अवर इनलाइन व्हाट वी कैन से CSS, राइट। बट अगर मेरे को इनलाइन ही जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखनी, तो उसके लिए मैं हेड में कभी जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती। जावास्क्रिप्ट ऑलवेज रिटन इन बॉडी एंड एट द एंड ऑफ लाइक बॉडी, ठीक है। अभी बॉडी यहाँ पे खत्म हो जाए उसके ऊपर लिखना खाली, तो वो किस में लिखी जाती है, स्क्रिप्ट टैग में। ये ध्यान में रखो कि जावास्क्रिप्ट कभी भी किस में लिखी जाएगी, स्क्रिप्ट टैग में। और CSS किस में लिखी जाती है, CSS किस में लगाई जाती है, जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज होता है वहाँ पे स्टाइल टैग यूज होता है, ठीक टाइप है। हाँ परफेक्ट, स्टाइल टाइप टैग में यूज होती है। यहाँ पे स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट में कैसे होती है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। वेनेवर आई से क्लाइंट साइड, इसका मतलब क्या, ब्राउजर में रन होती है यूजर के, ना कि सर्वर पे किसी के। सर्वर पे किसी के रन नहीं होती, वो होती है क्लाइंट, मतलब अपने बंदे के ब्राउजर में होती है। अभी इसमें मैं अगर जावास्क्रिप्ट दिखो आपको कहाँ पे है, तो मैंने इंस्पेक्ट मोड ऑन किया, उस पर मैं जाता हूँ, इसमें लिखने को मुझे इसमें डाला होगा, ठीक है। पहले स्क्रिप्ट है, इसने देखो इसने बॉडी के अंदर दिया। ये जो फंक्शन लिखा है दिस इज दी व्हाट वी कैन से जावास्क्रिप्ट है। ये कौन सी जावास्क्रिप्ट, इसको वेनिला जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट पे टाइप रहते हैं। किसी ने बोला कि आप मुझे कैलकुलेटर बना के दिखाओ वेनिला जावास्क्रिप्ट में, तो उसके टाइम पे, वो टाइम पे आप क्या करोगे, एक HTML का पेज बनाओगे जिसमें पूरा UI कैलकुलेटर टाइप रहेगा, और उसका जो लॉजिक रहेगा, मतलब प्लस पे ऐड होना चाहिए, इस पे माइनस होना चाहिए, वो कहाँ से होगा, स्क्रिप्ट से होगा। मतलब यहाँ पे जो लिखोगे उससे होगा वो। तो इतना समझा। कुणाल आप म्यूट कर दो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जो भी स्क्रिप्ट टैग रहेगा वो यहाँ से यूज होगा। किसी को कुछ डाउट है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है। अब ये जावास्क्रिप्ट के टाइप को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेनिला जावास्क्रिप्ट। अभी जावास्क्रिप्ट ही क्यों, मार्केट में जावास्क्रिप्ट क्यों इतनी चल रही है, तो मार्केट में जावास्क्रिप्ट चलने का एक में रीजन है, क्लाइंट साइड चलती है पूरी लैंग्वेज। क्लाइंट साइड मतलब क्या, ये V8 इंजन जो है, मैंने बोला था पहले वाले सेशन में जितने अवेलेबल थे उनको सबको पता होगा कि V8 इंजन हमने क्यों बनाया था, क्योंकि V8 इंजन C++ पे बनाया है, और वो क्लाइंट क्रोम ब्राउजर में इनबिल्ड आता है। कभी भी देखना इसकी कोई भी क्रोम ब्राउजर आपने अगर 10-15 ओपन कर दी तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 GB रैम एक टैब, एक जो आपका ओपन हुआ क्रोम है वो खाता है, क्योंकि उसमें V8 इंजन रन होता है। जितना भी जावास्क्रिप्ट रन होता है वो फ्रंट एंड साइड पे रन होता है, उसके लिए फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड पे, जो कि ये मुझे दिख रहा है मेरे ब्राउजर में। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट पहले यूज होती थी, जब मैं स्टार्टिंग किया था प्रोग्रामिंग की, तो वो टाइम पे हम सिर्फ क्लाइंट साइड यूज करते जावास्क्रिप्ट। वो टाइम पे कुछ फ्रेमवर्क नहीं थे, नोड ये फिर रिएक्ट कुछ भी नहीं था। तो हम किसके लिए यूज करते थे, तो सिंपली क्लाइंट साइड पे कुछ वैलिडेशन करना है, जैसा किसी ने ईमेल आईडी डाला और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है कि वो ईमेल आईडी है या नहीं। वो टाइम पे मैं जावास्क्रिप्ट यूज करता था, स्क्रिप्ट टैग में मैं जावास्क्रिप्ट लिखता था और मैं जावास्क्रिप्ट को रन करवाता था, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग में रहेगी तो ऑटोमेटिकली रन होगी। अब जैसा जिसका बैकग्राउंड रहेगा CSS, उनको पता रहेगा कि हम प्रिंट लिखते हैं सी प्लस प्लस में, या फिर
पाइथन में भी शायद प्रिंट यूज़ करते हैं, जावा में system.io.output जो कुछ लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे console.log लिखा जाता है। console.log मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, और ये स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग मतलब क्या है, दिस इज एन जावास्क्रिप्ट, विच जावास्क्रिप्ट, दिस इज अ वेनिला जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, console.log। अभी मैंने आपको बताया था हम जो HTML पेज यूज़ करते हैं उसमें कंसोल रहता है, ठीक है। हमने कहाँ पे यूज़ किया था, दिस इज आवर HTML पेज, उसके अंदर कंसोल रहता है, ये दिख रहा है कंसोल, इसमें आ गया वो डेटा, कहाँ से आया, ये अगर आप इस पर क्लिक करोगे दिख जाएगा आपको, अपना पूरा का पूरा पेज कंसोल में इसमें दिखते रहता है, सोर्स में। तो दिख रहे हो यहाँ पे मैंने टाइटल, मेरा स्क्रिप्ट टैग जो था वो आया, मेरा पूरा कोड दिख रहा है इसमें। अब ये कहाँ से आया बोलेगे, ये तो आपने लिखा नहीं था। सो दिस इज क्रिएटेड बाय गूगल इटसेल्फ, अपन ने कुछ लिखा नहीं है इसमें, ये अपन ने लिखा है क्या बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन गूगल ने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि उनका खुद का कुछ होगा, वी8 इंजन इतना सपोर्ट करता है कि उसको सी एस ऐसी लगेगी, तो वो ये सब होता है, इसमें इतना डीप डाउन करने की जरूरत नहीं है। लिखा हमने क्या है, उसके ऊपर का स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट हमने लिखा है, ये स्क्रिप्ट मेरे कोड में है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट देखो, ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट कहाँ पे, यहाँ पे भी है। इंस्पेक्ट में जाना कभी भी और उसमें सोर्स में जाना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब ये console.log है, तो ये कंसोल कहाँ दिखेगा, ये जो टैब्स है, मैं एक बात बताता हूँ, क्रोम खुद होके एक डिबगर है, ये जो दिख रहा है ना पूरा डिबगर है, तो इसमें अगर आप कंसोल में जाते हो तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये console.log जो मैंने मारा है, तो यहाँ से आ रहा है, समझे। console.log क्या काम करता है, जैसे CSS C++ में जो प्रिंट काम करता है, जावा में पाइथन में जो प्रिंट काम करता है, वो वैसा console.log काम करता है। अभी इसमें क्या होगा, मेरा कहने का मतलब क्या है, सिंपल इसमें समझ जाओ, HTML में अपन अगर जब जावास्क्रिप्ट डालते हैं तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाली जाती है। मैं ये इंटरलिंक कैसे रहती है बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले अपने को जावास्क्रिप्ट कोड सीखना है, उसके बाद इंटरलिंक की बारी आएगी और उसके बाद बाकी का आएगा। अपने को सिर्फ कोड जावास्क्रिप्ट सीखना है। तो जावास्क्रिप्ट किस पे रन होती है, वी8 इंजन पे रन होती है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में और क्या फीचर है, जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है, जावास्क्रिप्ट C++ के ऊपर बनी है, क्रोम में वो वी8 इंजन यूज़ करता है, उसके लिए यूज़ होती है। तो C++ रहने के कारण इट्स वेरी इजी टू एग्जीक्यूट इनटू अ प्रोग्रामेटिकल लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को पता होगा। तो वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए C++ सबसे फास्ट इंजन है अभी तक का, क्योंकि C++ के ऊपर कुछ बना नहीं, क्योंकि जितना भी सब कुछ मतलब C++ के नीचे कुछ नहीं है, C++ एकदम कोर है। उसके ऊपर भी पाइथन अगर देखा जाए, पाइथन भी C++ के ऊपर बना है, मोस्ट मेरे को पता है, पता नहीं, लेकिन पाइथन भी उसके ऊपर ही बना है, ठीक है। पाइथन चल क्यों रहा है इतना, क्योंकि पाइथन की लाइब्रेरीज इतनी अवेलेबल है कि उसका एनालिटिकल थिंग्स हो गया, उसका AI लेवल की थिंग होगी, तो वो ज़्यादा अवेलेबल रहने के कारण वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन। बाकी और कुछ उसका ये नहीं, सबसे बेस मतलब किसी का सबसे बड़ा अगर दादा होगा तो वो C++ है, उसके ऊपर के सब लैंग्वेजेस है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, C++ से एक्सटेंड हुई हुई लैंग्वेज है। ये क्यों बनाई गई है, क्योंकि क्लाइंट साइड रन होना चाहिए ब्राउज़र पे हर टाइम, जो अपना सर्वर पे लोड आता था वो नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटेड जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन सबको पता चल गया, जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड रन होती है, ये सब कुछ है। अभी बात आती है जावास्क्रिप्ट ही क्यों, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अभी तक के मैंने जितने देखे, कम से कम 150 या 200 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि रियल टाइम यूज़ होते हैं। मैंने तो नाम भी नहीं देखा ऐसे लोगों, ऐसे फ्रेमवर्क्स फेसबुक या फिर पेटीएम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि वो खुद के फ्रेमवर्क बनाते हैं और खुद का खुद करते हैं, क्योंकि अभी की टेक्नोलॉजी में हर दिन चेंज होता है, कुछ ना कुछ नया देखना पड़ता है। तो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क अपने को सीखना है, क्योंकि जिससे अपने को जॉब मिले। तो हम अपना बैकएंड का है, तो बैकएंड में हम फ्रेमवर्क सीखेंगे, एक्सप्रेस या फिर और नेस्ट, ठीक है, दो फ्रेमवर्क सीखेंगे। अब ये फ्रेमवर्क क्या रहता है, फ्रेमवर्क क्या चीज़ रहती है, फ्रेमवर्क इज सेट ऑफ रूल्स जिस पे अपन प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो अपन बेसिक सीखेंगे कि बेसिक HTML कितने हैं, ठीक है। बेसिक HTML कितने अपन बेसिक जो है अपने फ्रेमवर्क्स कितने वो सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल बेसिक है वो सीखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल बेसिक मतलब क्या, एरे, लूप, मैनिपुलेशन कैसा करना, डेटा को, डेटा वेरिएबल कैसे स्टोर करना, वेरिएबल में डेटा कैसे डालना, लूपिंग कैसा रहता है, इफ स्टेटमेंट क्या रहता है, एल्स स्टेटमेंट क्या रहता है, वाइल लूप कैसा होता है, क्लासेस क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे रहते हैं, डेटा टाइप क्या रहते हैं, ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, ये सब सीखेंगे, इस पे एक्सरसाइज करेंगे। और जब तक मुझे लगता नहीं कि प्रॉपरली हो गया अपना जावास्क्रिप्ट, उसके बाद ही अपन फ्रेमवर्क या फिर नोड या फिर जो कुछ है हम उसको ये करेंगे। अभी जैसा मैं बोलता हूँ तो नोड बोला, तो नोड क्या है, नोड एक ध्यान में रखना, नोड कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि नोड क्या है, तो ऐसा नहीं बोलना कि नोड इज अ फ्रेमवर्क फॉर बैकएंड, ये रॉन्ग आंसर है। नोड एक इन्वायरमेंट है,
क्या बोलना, नोड इज एन इन्वायरमेंट इन विच वी कैन रन जावास्क्रिप्ट। जैसा V8 इंजन है, क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को रन करता है। तो एक बंदे के दिमाग में आया V8 इंजन को निकाल के अगर बाहर रख दे तो वो जावास्क्रिप्ट रन कर पाएगा। तो उसने वो V8 इंजन क्रोम में से निकाल लिया, उसको थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाई किया और उसको क्या किया, उसको एक नोड नाम दे दिया। तो बस वो नोड एक इन्वायरमेंट है जिससे अपन जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे। इतना इंटरव्यू में बोलने का, जावास्क्रिप्ट इज नोड इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। तो उसने बोला फिर बैकएंड में फिर फ्रेमवर्क कौन से, तो वो बोलने का एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क, नेस्ट इज अ फ्रेमवर्क। तो ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा, एक्सप्रेस जीएस क्या है, नेस्ट जीएस क्या है, वो अपन सीखेंगे, वो द टाइम आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्रेस में कम से कम 6 महीने से काम नहीं किया है, मैं नेस्ट पे ही काम करता हूँ क्योंकि नेस्ट सबसे पॉपुलर अभी तक का फ्रेमवर्क है। बट वी विल स्टार्ट विद एन एक्सप्रेस, तो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सो आई विल ब्रश अप मीन वेल, जब हम क्लास चलते रहेगा तभी ब्रश अप करूँगा मैं, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस पे भी कम से कम 1 साल काम किया है, तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट क्या है बैक एंड में कैसा होता है। तो अभी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। नोड, नोड पता चल गया, नोड क्या है, इन्वायरमेंट है। जावास्क्रिप्ट क्या है, लैंग्वेज है। एक्सप्रेस क्या है, फ्रेमवर्क है। नेस्ट क्या है, फ्रेमवर्क है। डेटाबेस सीखना है अपने को, MySQL या फिर MongoDB, दोनों सीखेंगे लेकिन सुपरफिशियल लेवल, मतलब जितना अपने को काम है उतना सीखेंगे। और ओवर द टाइम आपके प्रैक्टिस और अगर कोई जॉब लगता है उसके साथ साथ आप सीखोगे। ठीक है, मैं अभी के अभी पूरा मेरा जो है 3.5-3 साल का एक्सपीरियंस एक ही दिन में या फिर 2 महीने में नहीं बता सकता आपको। ओवर द टाइम आप सीखोगे। सो यू हैव टू बी लाइक, प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस करो कंटिन्यूसली, नहीं आता है तो मुझे पूछो, मैं बताने को तैयार हूँ। तो अभी आते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि स्टेटमेंट मतलब क्या रहता है। ठीक है, यहाँ से आते हैं स्टेटमेंट। सो एक नॉर्मल टर्म बोलता हूँ, जावास्क्रिप्ट जो फाइल रहेगी, अभी मैं यहाँ पे एक JS फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसका नाम ही मैं index.js। सो जावास्क्रिप्ट के फाइल का एक्सटेंशन हरदम क्या रहेगा, JS। CSS के फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, .css। HTML का रहेगा .html। अभी index.js। अभी सबसे पहली बात, मैंने 2 चीज़ें बोली आपको अभी तक की, HTML और आपके पूरे टैग आपको पता रहने चाहिए और आपको बना के देखना है। उसके बाद CSS आपको इम्प्लीमेंट करके देखनी है, एक्सटर्नल इंटरनल और स्टाइल वाली या इनलाइन वाली। और अभी उसके बाद मैंने गिट पे आपको एक रेपो ए बनाने को बोला था, खुद का अकाउंट। गिट का आपका खुद का अकाउंट बना के रख लेना, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे यूज़ होता है। तो लेकिन आज आप सब जन गिट का अकाउंट बना के रख लेना। अभी बात आती है index.js की। अभी आप बोलोगे कि जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हमारे को एक तो क्रोम लगेगा या फिर नोड लगेगा। तो हम क्रोम पे तो ये JS फाइल रन नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, फिर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट करने वाला जो सीन है मैं सबसे बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, देन वी विल लर्न हाउ टू इंटीग्रेट जावास्क्रिप्ट इन HTML। ठीक है, HTML में जावास्क्रिप्ट कैसे डाले जाते हैं मैंने सिर्फ मतलब बेसिक बताया कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाली जाती है, बट इससे भी अलग तरीके भी है जिससे अपन डालते हैं। तो कैसे डालते हैं मैं बाद में बताऊंगा। सबसे अपन आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो अभी जावास्क्रिप्ट मुझे रन करना है, अभी तो मैं क्रोम में रन नहीं कर सकता, देन आई हैव ओनली लेफ्ट वन चॉइस एंड विच इज नोड। सो आई नीड टू इंस्टॉल Node.js। नोड इज एन इन्वायरमेंट। अभी मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगर होगा शायद, मुझे पता नहीं, मैं उस दिन से लैपटॉप ओपन नहीं किया। लेट मी सी नोड का वर्जन है क्या मेरे पास। ओके, सो मेरे इसमें नोड है। ठीक है, Node/v से अपने को नोड का वर्जन पता चलता है। अभी आपके सिस्टम में नोड रहेगा नहीं, किसी में इंस्टॉल नहीं होगा, किसी में कुछ प्रॉब्लम देगा, ऐसा बहुत सी चीज़ें होगी। तो अभी लाइक लकीली मेरे पास भी विंडोज़ ही है, तो मैं बताता हूँ नोड इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नोड गूगल पे डालने का, इंस्टॉल डालने का, देन विच एवर ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू हैव, लाइक मेरे पास विंडोज़ 11 है तो मैं सिर्फ विंडोज़ ही डालता हूँ। 10 और 11 के लिए सेम चलेगा। अब ये डाउनलोड विंडोज़ की पहली लिंक आएंगी, उस पर क्लिक करना। तो दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ Node.js। ठीक है, अब इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, ये लिनक्स के लिए रहता है, ये मैक के लिए रहता है, विंडोज़ के लिए रहता है। देन वी हैव टू चूज MSI फाइल। अपने को 16 बिट चाहिए क्योंकि मुझे आगे सबके पास 16 बिट सिस्टम रहेगा। इसको करना है डाउनलोड। अब ये MSI फाइल डाउनलोड होगी, ये exe फाइल जैसी काम करती है, जस्ट डबल टैप इट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, आपका नोड का वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। नोड का वर्जन इतना सिंपली इंस्टॉल होता है, जैसा जावा के लिए JDK डालो, ये डालो, इतना कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा बोला था कि नोड क्या है, एक V8 इंजन है, एकदम सिंपल V8 इंजन है। इतना छोटा इंजन इंस्टॉल करने को लगता है क्या, इसके लिए वो सिंपल क्लिक में हो जाता है। तो सेकंड क्या करना है सबको, नोड इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। समझ रहे हैं सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। लिंक डाल दिए, ये यहाँ की कॉपी करके कहीं पे भी रख लो, या फिर मैं सेशन के खत्म होने से पहले ग्रुप पे डाल दूँगा। देखता हूँ मैं तो नोट्स बनाने के लिए कॉपी करना होगा।
ये गिट का है, नोड का है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अभी नोड इंस्टॉल करना है सबने। एक बार इंस्टॉल होने के बाद कमांड लाइन ओपन करना है, CMD जिसको बोलते हैं। अभी कितने जनों ने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया अभी तक, कितना बताऊँ? किसी ने ऐसा है, किसी ने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया? गाइस साथ में रहना प्रॉपरली, जो मैं डेली बोल रहा हूँ उतना इंस्टॉल करो। नहीं होता है मेरे को पिंग करो कि इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्या है कैसा है करके। ऐसा मत करना कि मोबाइल लेके बैठे हो, टाइम पास चल रहा है, तो फिर उससे कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। मेरा तो कुछ नुकसान है नहीं, क्योंकि मेरे को इसमें से 3 भी बंदे बने, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरे को एक को भी पढ़ाना था और 3 को भी पढ़ाने उतना ही है। लेकिन ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं कि जितना सिंक रहोगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिंक रहोगे तो रिवाइज होगा, सब कुछ होगा, सब सही चलेगा। तो VS कोड इंस्टॉल करना है, Node.js इंस्टॉल करना है, गिटहब इंस्टॉल करना है, ये गिटहब पे अकाउंट बनाना है। ये सब मैं जो भी डेली बोलता हूँ वो करो। लिंक्डइन पे किसी ने अकाउंट नहीं बनाओगे, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। उस पर सब कुछ। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो छोटी चीज़ें हैं, इससे ही सिलेक्शन प्रॉपरली होता है, ठीक है। ये जो देखे जाता है फ्रेशर, मतलब क्या रहता है फ्रेशर का? ऐसा नहीं तुम्हारे पास ना प्रोजेक्ट है, ना तुमने कोई रियल टाइम पे कुछ काम किया है, किस पे से हम डिसाइड करें कि हाँ ये बंदा कैपेबल है? सो सीरियसनेस पता चलती है उसकी, उसकी अर्ज फॉर लाइक हैविंग अ जॉब, कि जॉब कितनी जल्दी से उसको इस पे पता चलती है। उसका नॉलेज कितना वो पता चलता है, और उसने कितना मेहनत डाला है जॉब लेने के लिए, उस पर पता चलता है। सो गिटहब ये वो सब, लिंक्डइन, ये सब कुछ रहना चाहिए आपके पास। नोड इंस्टॉल करो। अभी नोड इंस्टॉल करने का आप कमांड लें। अभी ये मेरा VS कोड में आप यहाँ पे भी चेक करवा सकते हो, या फिर किसी को कमांड लाइन ऐसा है तो इस पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं नोड डालता हूँ, नोड लिखना और स्लैश भी करता हूँ, देन यू विल सी दिस इज द वर्जन। तो अभी का लेटेस्ट 18 चल रहा है आई गेस, बट वी आर वर्किंग ऑन 16। तो वर्जन का कोई इशू नहीं है, बट 10 के ऊपर रखना मेरा इतना सजा, क्योंकि 10 के अंदर का वो मतलब बहुत पुराना है एकदम, बाबा आजम के ज़माने का, तो वो नहीं यूज़ करना है। सो एटलीस्ट 10 के ऊपर का रहना चाहिए, तो वो वर्जन यूज़ करो। और बेसिकली नोड इंस्टॉल करो समझे। अभी नोड इंस्टॉल तो मैंने मेरे सिस्टम में कर लिया। तो अभी मैंने क्यों बोला था नोड इंस्टॉल करने, क्योंकि हमारे को जावास्क्रिप्ट रन करती है, इसके लिए नोड चाहिए। अभी जैसा मैंने जावास्क्रिप्ट पे यहाँ पे console.log लिखा था, तो वो लॉग कहाँ पे आया था? इंस्पेक्ट मोड में आया था, राइट? इंस्पेक्ट मोड में आया था। किसी को डाउट है इंस्पेक्ट मोड में आया था कि नहीं आया था? आया था ना? ओके। सो अभी मुझे यहाँ पे ये लॉग में दिखाना है यहाँ पे। अभी जैसे अपन जावा का प्रोग्राम डॉट जावा फाइल लिखते हैं, उसको जावा से रन करवाते हैं, तो वैसे यहाँ पे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लॉग मारता हूँ, अब ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है? index.js, मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट की फाइल। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ठीक है, और अभी मुझे ये फाइल रन करना है, सिर्फ JS फाइल रन करना है, क्योंकि मुझे वो ना ब्राउजर में करना है ना कहीं करना है। तो मैंने बोला था रन करने के लिए अपने को नोड चाहिए, तो फिर नोड तो मिल गया। अभी नोड से रन कैसा करेगा? तो उसके लिए कमांड इज सिंपल, नोड, ये लिख लो साथ में, मैं क्या लिख रहा हूँ, index.js, मतलब क्या? नोड और फाइल का नेम। अभी मेरे फाइल का नेम क्या है? index.js। मैं जैसे ही रन करूँगा, देखो ये लॉग क्या किया इसने, लॉग किया है इसने ये क्यों? क्योंकि मैंने console.log मारा है यहाँ पे, इसके लिए ये लॉग हुआ है यहाँ पे। किसी को नहीं समझा अभी तक? ये जैसा CSS की CPP फाइल अपन रन करते तो वैसा ही कर सकते हैं। किसी को नहीं समझा होगा तो माइक अनम्यूट करके पूछो, एनीवन, स्पेशली लाइक सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैच। सर एक बार बताइए सर, ओके ओके एक बार बताइए। ओके, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि अपना जो JS का फाइल है दो टाइप से रन होता है। एक तो क्रोम में रन होगा, एक तो फायरफॉक्स में रन होगा। जिसको V8 इंजन मिलेगा वहाँ पे रन होगा। अभी अपना कैसा है कि अभी तक हमने HTML में इंडेक्स डालना ये सीखा नहीं है, मतलब index.js डालना सीखा नहीं, मतलब JS फाइल सिर्फ यहाँ पे सीखे कि स्क्रिप्ट टैग में कैसे डालते हैं, बट एक्सटर्नल लिखी है उसको HTML में डाल के रन कैसे करना वो सीखा नहीं है। तो मेरे पास पहला ऑप्शन तो गया मेरा, मैं ब्राउजर में रन नहीं कर सकता मेरे HTML, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचा है कि मेरे पास एक तो मैंने जैसा बोला नोड एक इन्वायरमेंट है, नोड यूज करके मैं रन करवा सकता हूँ JS फाइल को। तो वो कैसे करवा सकता हूँ? तो उसके लिए पहले तो अपन ने नोड इंस्टॉल किया, मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल था। तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, वो फाइल के लोकेशन पे जाना है। जैसा ये फाइल कहाँ पे? HTML फोल्डर के अंदर है, तो मैं HTML फोल्डर तक आ गया, ठीक है। ये मेरा पाथ देखना है, CMD का पाथ है, ये पाथ आ गया यहाँ तक। ये पाथ कहाँ तक आ गया? HTML तक आ गया। अब उसके बाद अभी ये फोल्डर में वो फाइल है, तो उसके पहले क्या लिखना? नोड क्यों लिखना? क्योंकि ये नोड इन्वायरमेंट है। और उसके बाद अपने को लिखना है फाइल का नेम। अभी मेरा फाइल का नेम क्या है? index.js। ये क्या डॉट स्लैश लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि वो रूट वही फाइल में है, वही फोल्डर में है, रूट फोल्डर में है, ठीक है। अभी इसको मैं एंटर करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अगर मेरी यहाँ पे कोई फोल्डर रहता है, सपोज JS करके फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल है, ठीक है,
तो अभी अगर मैं रन करूँगा तो बोलेगा फाइल नहीं मिली, क्यों? क्योंकि उसको HTML के बाद वो डायरेक्ट index.js फाइंड कर रहा है, बट अपनी फाइल किस में है? JS के अंदर है। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा JS फिर / एंड देन ये ऐसा होगा, मतलब क्या JS में जा भाई, उसके अंदर index.js को रन कर। एल्स एक CD जो रहता है कमांड लाइन से एक अंदर जाना पड़ेगा, जैसे मैं CD से अंदर गया, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे नोड, मतलब अभी मेरा कमांड लाइन कहाँ कौन सी इसको पॉइंट कर रहा है, ये फोल्डर के अंदर पॉइंट कर रहा है। उसके अंदर तो डायरेक्ट index.html यूज़ कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा index.html, तो इससे क्या होगा, ये होगी रन। किसी को नहीं समझाऊंगा, अभी खुद से पूछोगे, किसको नहीं समझा JS फाइल कैसे रन करते हैं, किसको नहीं समझ गया सर। समझा प्रॉपर? ओके, सो JS फाइल ऐसी रन करते हैं, ठीक है। इसमें अपने को नोड चाहिए, नोड से अपन ये JS फाइल ऐसी अरे करते हैं। अभी सिंपल एक बता देता हूँ, मतलब ये बाद में बताऊंगा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं प्रॉपरली। ये समझ लो एक लेट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर, ये सिंटैक्स है, जैसा आप C++ में इंटीजर लिखते हो, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हो, सपोज मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10 लिखते हो, ऐसा लिखते हो ना C++ में। यहाँ पे इंट बिंट कुछ नहीं रहता है, लूजली कपल टाइप है जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे डायरेक्ट लेट लिखना पड़ता है, a इक्वल्स टू मैंने अगर 10 लिख दिया और मैंने console.log मारा a को, तो वो क्या देगा पता है क्या? 10 देगा। देखो क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है अभी? 10 है। तो ये सिंपल है, मैं बोलने का कंसर्न क्या है कि जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करते हैं, बस इतना बताना था, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ डाउट है जावास्क्रिप्ट में या फिर HTML CSS में, जो मैंने बेसिक पढ़ा है, बेसिक जो लेवल का है? ओके, किसी को नहीं है, ओके ओके। तो अभी ना मुझे, मैंने जितनी चीज़ें बोली है, पहली बात मैंने बोली है कि गिट पे रेपो बनाओ, उसका नोड इंस्टॉल करो, VS कोड इंस्टॉल करो, उसके बाद क्या करना है, HTML के टैग्स यूज करके देखो, CSS लगा के देखो, 3 टाइप से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये चारों चीज़ें, जो 4-5 चीज़ें, सब कुछ करना है प्रॉपरली, खुद होके दिखना है। और मैंने जो कल वीडियो डाले वो आई गेस सबने देखे होंगे, एज्यूम करते हो कि जितने जनों ने नहीं देखे होंगे फिर से देखो, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ सुपर रेशियो, मेरे डिज़ाइनिंग का तो कुछ लेने होते, इसलिए मैं ये बस नॉर्मल बता रहा हूँ। बट आपको थोड़ा अगर इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग करने में, तो आप और सीख सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो। मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, बट मैं डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मैं मोर फोकस ऑन बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी अपन ने सिर्फ JS का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा है कि JS कैसे रहती है। अब एक्चुअल अपना स्टार्ट जो कोर्स होगा वो कल से होगा, जहाँ पे अपन JS जो है वो पूरी देखेंगे कि JS कैसी रहती है। अपन सिर्फ एक दिन एक ही टॉपिक लेंगे, बट उसमें इंटरेक्टिव क्लास लेगा। कल से थोड़ा हेडफोन प्रॉपर बराबर वाले यूज़ करना, क्योंकि मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। कल से थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास रखते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ और सिर्फ सब सुन रहे हैं, तो इससे कुछ मुझे नहीं लगता कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो हमें थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास रखा, मैं रैंडमली नाम दूंगा, वो हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछूंगा थोड़े बार बीच में, क्योंकि मुझे लगता है मैं बराबर स्पेस पे जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैं बहुत फास्ट हो रहा हूँ या फिर कुछ समझ नहीं रहा है, तो मुझे बताओ आप कि हाँ ये नहीं समझ रहा है, यहाँ पे कुछ करना है, देन विल डेफिनेटली इम्प्रूव ऑन दैट पॉइंट। तो अभी हम कल से जावास्क्रिप्ट का बेस जो है, बेस वहाँ से शुरू करके, और मीनवेल आपने क्या करना है, जो मैंने ये दिए थे, जो वीडियोस दिए थे वो तो देखना ही है। अब मैं CSS के और वीडियोस डाल दूँगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, और ये होने के बाद, और ये पढ़ना है कौन सा, HTML कहाँ तक पढ़ना है, क्लास तक पढ़ो, ID तक पढ़ो, चलो आई फ्रेम मत जाना, ID तक पढ़ो, और CSS के प्रॉपर्टीज़ पढ़ो। ये पूरा सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये गो थ्रू करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि CSS कैसी रहती है। अपने को कुछ CSS में एकदम डिज़ाइनर, एकदम तगड़ा डिज़ाइनर नहीं बनना है, बट वी नो द बेसिक थिंग्स। किसी का कुछ टेबल में बॉर्डर लगाना है या आना चाहिए, तो छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए, तो CSS वो भी पढ़ लो। कल से स्टार्ट होगा अपना जावास्क्रिप्ट, अपन ये पूरा लाइन बाय लाइन की जाएगी, जिसमें ऐसा पूरा दिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, एरे क्या है, एरे के मेथड्स क्या है, डेट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, एरे स्ट्रिंग के क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है। देखो जो ऑफिस कॉलेज में बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एक चीज़ पे डिपेंड रहता है, विच इज़ कॉल्ड बेसिक। जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उसका डेटा स्ट्रक्चर तगड़ा ही रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर रटने वाली चीज़ नहीं है, बबल सॉर्ट रट लिया और ये क्या है, इंसर्शन सॉर्ट, ये जो सब रट लिया, इसमें कुछ नहीं होता है। ना ही कोड अपने को रटना है, अपने को कोड इंस्टेंट क्रिएट करना है, अपने को लॉजिक खुद को बिल्ड करना है। तो लॉजिक बिल्ड कैसे होना है, लॉजिक बिल्ड करने के लिए यू नो दी सिंटैक्स, यू नो दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यू नो एंटायरली एवरीथिंग बेसिक फॉर दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो अपने को सब कुछ बेसिक कवर करना है। मैं शायद देखूंगा कि मेरे को जितना स्लो हो सकता है जावास्क्रिप्ट, उतना स्लो जावास्क्रिप्ट होगा, जिससे अपन जितना एम्फोसिस कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट पे, अपने को हर चीज़ जावास्क्रिप्ट में ही करना है।
जावास्क्रिप्ट अपने लिए सबसे बड़ी चीज़ है अभी के लिए। टाइपस्क्रिप्ट एक चीज़ रहती है, लेकिन जिसको जावास्क्रिप्ट आगे उसको टाइपस्क्रिप्ट आती है। मैंने टाइपस्क्रिप्ट अभी तक कभी सीखी नहीं है, बट मैं टाइपस्क्रिप्ट में ही काम करता हूँ, ठीक है। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट की बड़ी बहन है, ठीक है। और इतना समझना है कि जावास्क्रिप्ट की बड़ी बहन है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसमें अगर तुमने इंटीजर का वेरिएबल इंटीजर का वैल्यू डालना है, तो उसके लिए तुम्हारे को इंटीजर लिखना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। इतना होशियार है जावास्क्रिप्ट वाला कि वो हाँ नहीं, ये वैल्यू इंटीजर है तो डेटा टाइप क्या रखना चाहिए, इंटीजर। तो डेटा टाइप क्या है वो सब कुछ मैं कल बताऊँ, क्योंकि अपने पास बहुत से ऐसे बंदे जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से, तो उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस डेटा टाइप क्या रहता है और क्या नहीं, सिंटैक्स उसको बोलते हैं, ये वो चीज़ें तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये आज के लिए कंप्लीट है। किसी को कुछ डाउट है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कुछ डाउट या फिर कुछ अभी तक नहीं समझा या आगे क्या करने वाले वो भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को नहीं है और फिर तो शायद वाइंड अप करते हैं आज का क्लास। कल से अपन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, और मैंने जितना 5-6 चीज़ें बोली है सब कुछ ट्राई करो, करके देखो खुद हो गया, देन विल सी टुमारो। अच्छा हाँ, और एक बात, कल का शायद क्लास का मैं कंफर्म करूँगा ग्रुप पे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरे अगर फंक्शन है, शायद मैं जा सकता हूँ बाहर। तो अगर नहीं हुआ तो मैं पिंग करूँगा, मैं 5 बजे बता दूंगा, 5 बजे तक ही बता दूंगा कि कल कल क्लास या नहीं है। अगर कल क्लास नहीं होता है तो इसका आप थोड़ा यूटिलाइज करो वो टाइम को, और सी एस और जावास्क्रिप्ट जितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है उतना करो। मैं कंटेंट डाल दूंगा जितने हो सकते हैं मेरे साइड से। और अगर कल नहीं हुआ तो परसों से जावास्क्रिप्ट चालू करेंगे, और कल परसों से कोई प्लीज़ अपसेंट मत रहना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से जब स्टार्ट होगा तो मैं पूरा एक दिन एक कंसेप्ट लूँगा, तो कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए मेरा कंसेप्ट इतना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सर नोट्स के बारे में कुछ? हाँ, मैं अभी ये नोट्स का मैं लिख तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास नहीं, लेकिन मैं ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है सब कुछ ये मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। जितना मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड किया मुझे पता नहीं कितना प्रॉपरली हुआ है, मैं देखता हूँ, और जितना हुआ होगा देन आई विल शेयर विथ यू। लाइक लिंक दे दूँगा या फिर गूगल ड्राइव फिर कुछ भी करूँगा, कोई पोर्ट पे डाल दूँगा, कहीं पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि रिवाइज करने के लिए आपके लिए बेस्ट है। बट मैं बहुत इम्फोसिस कर रहा हूँ कि क्लास के टाइम पे ही लिख लिया करो। मैं जो बोलता हूँ कुछ इम्फोसिस कर रहा हूँ, मैं जैसा बोला कि नोड पूछते नोड क्या है तो इन्वायरमेंट है ये बताना चाहिए, तो ये सब कुछ लिख रखने का अपने एक छोटा नोट्स में लिखो। और अपने को मेन फोकस जावास्क्रिप्ट पर रखना है अभी, एटलीस्ट एक हफ्ता तो पूरा जावास्क्रिप्ट पर फोकस रखना है। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स दी अदर पार्ट्स लाइक मायस्क्यूएल और फिर मोंगोडीबी और फिर फ्रेमवर्क्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। 1-1.5 हफ्ता लगेगा अपने को। मैं वो देखूंगा कि जो हिसाब से अपनी स्पीड रहेगी और जो हिसाब से मेरा रिस्पॉन्स रहेगा वो हिसाब से मैं जावास्क्रिप्ट कवर करूँगा, क्योंकि एरे में ही मैंने ऐसा देखा कि 2-3 दिन लगते कवर करने को, इतने फंक्शन है उसमें कि। और जावास्क्रिप्ट थोड़ी अलग लैंग्वेज है, थोड़ा माइंडसेट अलग रखना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन के अंदर आप मतलब लाइक लूप के अंदर आप फंक्शन लिख सकते हो, ऐसी लैंग्वेज है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई और डाउट है? नो सर। और मुझे और एक चीज़ है कि अभी अपन क्लास में 14 पीपल से शायद अभी कनेक्टेड कितने हैं, ओके एक्सक्लूडिंग मी 13 अभी तो लेफ्ट हुए शायद, तो ठीक है। तो ठीक है, नो सी, ठीक है। कल मिलते हैं, कल मैं बताता हूँ 5 बजे तक क्या होता है। अगर मेरा कुछ मैसेज नहीं आता दैट्स मीन कि अपना क्लास नहीं है कल, परसों रहेगा, और परसों सेम टाइम पे रहेगा 8 बजे। और ट्राई टू कम ऑन 8, ओके शार्प 8, मतलब क्या होता है कि वो टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। जैसा अभी 9 लाइक 9:15 तो हो ही गया है, तो वो लेवल का जो एक्सटेंड है उतना ठीक हो जाएगा, मतलब जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना सही रहेगा, मेरे जितना कवर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थोड़ा शार्प आने का देखो, बाकी सब ठीक है, चलेगा, चलो बाय। सर ये हरे मेथड वगैरह गिड बैश पे भी परफॉर्म होता है ना? कौन सा वाला? हाँ, नोड का बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो ये आप? हरे मेथड। हाँ हाँ, पूरा गिट बैच सब कुछ, लॉजिक सेम, मतलब जो में सिंटैक्स चेंज हो जाएगा बट कंसेप्ट वही रहेगी। गिट बैच पे भी होता है, वो स्क्रिप्ट रहती है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, एसएच फाइल रहती है, वो फाइल पे मतलब लॉजिक सेम रहता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, लूप मतलब क्या है, घुमाते, इफ मतलब क्या है, कंडीशन चेक करते, स्विच मतलब क्या है कि 10 में से कोई एक कंडीशन टेस्ट करवाते। तो दिस इज द लाइक व्हाट वी कैन से इट्स ये है अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का। अब उसमें सिंटैक्स अलग रह सकते हैं, जैसे इसका फॉर लूप का सिंटैक्स अलग है, जावा का फॉर लूप का सिंटैक्स अलग है, इसका फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसा है। इसने क्या लिखा है, फॉर इन ई लिखा है। इसमें भी 4 टाइप के फॉर लूप है, फॉर ऑफ, फॉर इन, वाइल, फॉर लूप, अलग अलग टाइप के, तो मैं सब कुछ पढ़ा हुआ, तो थोड़ा पेशेंस रखो और प्रॉपरली रीड किया, ठीक है।
ठीक है, वाइंड अप करें। ओके ओके चलो ठीक है, चलो बाय। कल मैं बता दूँ कल का क्या है, नहीं तो फिर परसों सेम टाइम पे, और शायद तक सैटरडे में सुबह में रहेगा, मतलब 10 के टाइम पे, 10 के टाइम पे रखेगा, 10 AM के टाइम पे रखेगा शायद, मतलब कंफर्म नहीं देखूंगा। सैटरडे अपन 2 घंटा देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो टाइम पे बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए, थोड़ा फास्ट मूव करना। ठीक है, चलो बाय।